से फैल गईं। सामने आदित्य खड़ा था और अधीरा की हालत देखकर उसकी आंखें गुस्से से खून उतर आईं। बिना एक पल गवाए उसने पूरी ताकत से अमित के चेहरे पर घूंसा मारा। अमित संभल भी नहीं पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। आदित्य की नजर पास पड़े चाकू पर पड़ी। उसने झट से उठाकर अमित के पैर पर जोर से वार कर दिया। आ! अमित की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उधर पानी लाने वाला आदमी जब कमरे का दरवाजा बंद पाता और अंदर से अपने साथी की आवाज सुना तो समझ गया कि आदित्य भाग चुका है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर आवाज की दिशा में दौड़ गया। अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह जाता है। उसका बॉस जमीन पर तड़प रहा था, पैर से खून बह रहा था और आदित्य के हाथ में अभी भी चाकू था। वो पीछे से आकर आदित्य के हाथ पर वार किया तो झटके से चाकू उसके हाथ से छूट गया। वहीं अमित लंगड़ाते हुए चाकू उठा लिया और आदित्य के हाथ पर वार कर दिया। आदित्य के कदम लड़खड़ाने लगे। तभी अधीरा की नजर कमरे के कोने में पड़े एक कट्टार पर गई। उस पल उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हार या फिर जीत। उसकी आंखों में आग जल उठी। अब वो एक कमजोर लड़की नहीं, साक्षात माँ दुर्गा का रूप लग रही थी, जो दुष्टों का संहार करने के लिए कट्टार थाम चुकी थी। तभी अमित के बाकी आदमी भी कमरे में आ चुके थे और दोनों को घेर लिया। अमित दर्द में कराहते हुए भी आदित्य के पैरों पर चाकू से वार करते हुए बोला, मुझे मारेगा, वो भी इस औरत के लिए। उसी क्षण अधीरा ने मौका देखकर सबकी नजरों से बचते हुए कट्टार उठाई और पूरी ताकत से अमित के हाथ पर वार कर दिया। एक झटके में उसका हाथ अलग हो गया। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अमित दर्द से तड़पते हुए अधीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं। अधीरा रुकी नहीं, वो फिर झुकी और एक बार फिर कट्टार उसके पैर पर दे मारा। उसके इस रूप को देखकर कमरे में मौजूद सभी आदमी सन्न रह गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी एक आदमी ने कांपते हाथों से गन निकाली और निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, आदित्य पीछे से उस पर झपट पड़ा। उसने झटके से गन छीन ली। कमरे में कुल 3 आदमी थे, बाकी बाहर तैनात थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाजी इस तरह पलट जाएगी। बाहर खड़े लोग बेखबर इत्मीनान से पहरा दे रहे थे। आदित्य ने बिना एक पल गवाए एक एक कर तीनों के सीने पर गोली दाग दी। गन पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोलियों की आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। तीनों वहीं ढेर हो गए। अमित भी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अधीरा का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर से कट्टार उठाकर उसकी तरफ बढ़ी। तभी अमित ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य और अधीरा दोनों बुरी तरह घायल थे। अधीरा के हाथ से लगातार खून बह रहा था और गर्दन से भी धीरे धीरे खून रिस रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। गन में सिर्फ 2 गोलियां बची थी और अधीरा के हाथ में अब भी कट्टार था। आदित्य कुछ सोच पाता उससे पहले ही अधीरा अचानक आगे बढ़ी। उसने बिना झिझक कट्टार से सामने खड़े एक आदमी की गर्दन पर वार कर दिया। एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और लुढ़कते हुए दूसरे आदमी के पैरों के पास जा गिरी। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही आदित्य ने उस पर गोली चला दी। अब कमरा खून और खामोशी से भर चुका था। दोनों की हालत बेहद खराब थी। अधीरा के हाथ से कट्टार छूटकर नीचे गिर गया। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी निर्दयता से किसी की जान ले सकती है, लेकिन करना पड़ा, अपनी अस्मिता, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तभी आदित्य जोर से चिल्लाया, अधीरा! अधीरा ने पलटकर देखा। खून से लथपथ अमित एक हाथ में वही कट्टार थामे लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए अधीरा ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण गोली सीधे अमित के सीने में जा लगी। जेल में ये लम्हों की याद आते ही अधीरा के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो खुद को दिलासा देती हुई बुदबुदाई, नहीं अधीरा, तुम इस तरह घबरा नहीं सकती। अगर तुम डर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो धीरे से जमीन पर करवट लेकर लेट गई, अपने दोनों पैर समेट लिए और दोनों हाथ सिर के नीचे रख लिए, जैसे खुद को समेट रही हो। तभी उसे अपने सामने अपना ही अक्स दिखाई दिया। थक गई इतनी जल्दी? वो आवाज सुनकर अधीरा घबराकर इधर उधर देखने लगी। मैं यहाँ हूँ अधीरा, क्या हुआ, परेशान हो? चलो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। अधीरा झटके से उठकर बैठ गई। अरे आराम से, इतनी घबराहट क्यों? क्यों तुम अपने नाम के विपरीत आचरण कर रही हो? वो मैं, अधीरा हकलाई। क्या मैं? ध्यान से सुनो। महाभारत के युद्ध में पार्थ ने माधव से पूछा था, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर हंसता हुआ इंसान रोने लगे और रोता हुआ इंसान हंसने लगे? अधीरा चुपचाप सुनती रही। जानती हो माधव ने क्या कहा था? ये समय भी निकल जाएगा। इस धरती पर सुख हो या दुख कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर ये वक्त भी गुजर जाएगा। आवाज नरम हुई। क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हें लगता है तुम हार की कगार पर हो? तो भागो मत, रुको, डटकर सामना करो। कल क्या होगा किसे पता? यही तो जिंदगी है अधीरा, इसे स्वीकार करो। वो अक्स धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अधीरा, वो समझ गई ये कोई और नहीं, उसका अपना ही मजबूत रूप था, जो मुश्किलों से डरकर कहीं अंदर छिप गया था। उसके जाते ही अधीरा फिर से लेट गई। इस बार चेहरे पर हल्की शांति थी। शायद वो मन ही मन खुद को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। अगली सुबह चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, अधीरा। हर प्लेटफॉर्म, हर चैनल बस उसी की खबरें ट्रेंड कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री 2 गुटों में बट चुकी थी। कुछ लोग उसके समर्थन में थे, तो कुछ जिनके साथ अधीरा ने कभी काम करने से मना कर दिया था, अब मौका पाकर उसके खिलाफ बयान देने से पीछे नहीं हट रहे थे।
उसका और आदित्य का डुएट सॉन्ग तेजी से वायरल हो चुका था। हर न्यूज चैनल पर वही वीडियो बार बार चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, जयपुर में दिए गए उसके ऑडिशन का पुराना वीडियो भी अचानक वायरल हो गया। उधर कोर्ट के अंदर अभिमन्यु, आनंद जी, आयशा, राज, जतिन और रेहान सभी पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ मलिक परिवार भी मौजूद था। एक पल के लिए अभिमन्यु की नजर अनुष्का पर ठहर गई और उसे उसमें पुरानी अधीरा की झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया और चुपचाप कोर्ट रूम में जाकर बैठ गया। आज वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अधीरा को हिम्मत जरूर दी थी, लेकिन खुद अंदर से डर रहा था, डर उसे खो देने का। उधर जैसे ही अधीरा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, भीड़ बेकाबू हो उठी। अधीरा, अधीरा मैम, हम आपके साथ हैं। ऐसी कई आवाजें हवा में गूंज रही थी। जेल की दी हुई सफेद साड़ी में भी उसका व्यक्तित्व किसी से कम नहीं लग रहा था। शरीर से वो भले कमजोर दिख रही थी, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह मजबूत हो चुका था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, बिना लड़े हार मान लेना समझदारी नहीं, कमजोरी होती है। कुछ ही देर में वो सुरक्षा घेरे में अदालत पहुंची, लेकिन वहां पहले से मीडिया और फैंस की भारी भीड़ जमा थी। अधीरा ने अपना चेहरा नहीं छिपाया। उसने दोनों हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और फिर अधीरा, अधीरा का शोर एक बार फिर गूंज उठा। हर न्यूज चैनल पर उसकी पहली झलक दिखाई जा रही थी और कुछ डायरेक्टर्स तो उसके जीवन पर फिल्म बनाने की योजना तक सोचने लगे थे। कुछ देर बाद अधीरा अदालत के अंदर थी। उसे कटघरे में खड़ा किया गया। वहीं धनराज अपनी असिस्टेंट के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ ही अदालत की सीढ़ियां चढ़ती हुई स्वर्णिमा सिंह भी दिखी। स्वर्णिमा ने अपने सनग्लासेस को हल्के से नीचे सरकाते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, हेलो धनराज। धनराज ने ठहर कर उसकी ओर देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? स्वर्णिमा के होठों पर तिरछी मुस्कान उभरी। उसने कहा, तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले, मजा आएगा इस गुरूर को तोड़ने में। धनराज भी हल्की मुस्कान के साथ बोला, सेम टू यू। इतना कहकर वो बिना रुके अपनी असिस्टेंट के साथ अंदर चला गया। स्वर्णिमा उसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। गुस्से में पैर पटकती हुई वो भी अंदर चली गई। अंदर दिनेश कपूर अपनी जगह पर बैठे थे। अमितेश और दिनेश, जो कभी बचपन के दोस्त थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। कटघरे में अधीरा को इस हालत में देखकर उसके अपनों की आंखें नम हो गईं। अभिमन्यु उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देना चाहता था। आयशा, राज और आनंद जी, सबके चेहरे पर ग्लानि साफ झलक रही थी। सच जानने के बाद उन्हें लग रहा था जैसे वे पहली बार अधीरा से मिल रहे हों। वहीं जतिन भी खुद को कोस रहा था। क्या हो जाता अगर वो उसकी बात सुन लेता, अगर उसे सफाई देने का एक मौका दे देता। लेकिन नहीं, उसने तो सबके सामने उसे रुस्वा कर दिया, उस पर इल्जाम लगा दिया। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो आज अधीरा यहाँ नहीं खड़ी होती था, और काश हमेशा की तरह बीच में आकर सब कुछ अधूरा छोड़ रहा था। स्वर्णिमा सिंह अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसने एक नजर अधीरा पर डाली। चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। कभी अधीरा उसकी सबसे प्रिय थी, लेकिन गलतफहमियां और बदला इंसान की सोच को कितना बदल देते हैं। दूसरी ओर सिंघानिया हॉस्पिटल में आदित्य का मन बेहद बेचैन था। सिंघानिया साहब चाहते थे कि आदित्य ज्यादा से ज्यादा सोता रहे, ताकि हालात को संभालना आसान रहे। उनकी नजर हर वक्त अधीरा से जुड़ी खबरों पर थी। वो भी चाहते थे कि अधीरा ये केस जीत जाए, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज सुबह से आदित्य चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। आंखें बोझिल थीं, लेकिन दिल और दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। जब से वो हॉस्पिटल आया था, अधीरा एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। मन में डर भी था और उदासी भी। डर, कहीं अधीरा को कुछ हो न गया हो, और उदासी, अगर वो ठीक है तो उससे मिलने क्यों नहीं आई। आज वो कमरे में अकेला था। सबको हमेशा की तरह यही लगा कि वो सो रहा है, और शायद वो सो भी गया था। लेकिन अचानक उसका दिल घबराने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने का एहसास। प्यार एक तरफा हो या दोनों तरफ से एहसास हमेशा सच्चे होते हैं, और वही एहसास उसे बेचैन कर रहे थे। मन बहलाने के लिए उसने अपना मोबाइल ढूंढा, लेकिन वो वहां होता तब तो मिलता मिस्टर सिंघानिया पहले ही उसे हटा चुके थे। पास ही टेबल पर टीवी का रिमोट रखा था। उसने टीवी ऑन किया, एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाता रहा, साधना, संस्कार, म्यूजिक। फिर अचानक एक न्यूज चैनल पर उसकी नजर ठहर गई। वो उसे भी बदलने ही वाला था कि स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। आज की ब्रेकिंग न्यूज, अदालत के अंदर जाने से पहले अधीरा की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर। स्क्रीन पर अधीरा हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करती दिखी। न्यूज एंकर की आवाज गूंजी, आपको बता दें, उन पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। दूसरी तरफ कोर्टरूम में जज साहिबा शारदा त्रिपाठी ने अपनी कुर्सी संभालते हुए कहा, केस की सुनवाई शुरू की जाए। तभी स्वर्णिमा सिंह खड़ी हुई। उन्होंने कहा, जज साहिबा, ये कोई साधारण केस नहीं है, और ना ही कटघरे में खड़ी ये महिला कोई आम मुजरिम है। चेहरा भले ही हमारे लिए अनजान हो, लेकिन नाम नहीं। अधीरा मलिक, हमारे देश की मशहूर सिंगर, जिन पर अपने ही पति की हत्या का संगीन आरोप है, और सबसे अहम बात, इन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अदालत का समय बर्बाद ना करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि इस औरत ने अपने पति का बेहद बेरहमी से कत्ल किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश को गुमराह किया है। इसके लिए भी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। धनराज हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मेरी काबिल वकील साहिबा शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। अधीरा मलिक ने अपनी पहचान कभी छुपाई ही नहीं। शायद आपने इस केस को थोड़ा हल्के में ले लिया है। जज साहिबा, ये सच है कि वो दिल्ली से शिमला कार से जा रही थी, जहां उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमित कपूर था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, स्वर्णिमा गुस्से में बोली। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं उस पर इस तरह का आरोप लगाना गलत है। मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं कि अदालत सबूत मानती है। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, थैंक यू सो मच स्वर्णिमा सिंह, इतनी अहम जानकारी के लिए। जज साहिबा, शिमला में हुआ ये एक्सीडेंट दरअसल मेरी मुवक्किल की हत्या की कोशिश थी। इस हादसे में रति राठौर की मौत हुई और इसे साबित करने के लिए मैं अदालत में 2 गवाह पेश करना चाहता हूँ। तभी एक आदमी कटघरे में आया। उसने कहा, मेरा नाम रघु है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। धनराज ने पूछा, तो मिस्टर रघु, आप शिमला सड़क दुर्घटना के बारे में क्या जानते हैं? रघु थोड़ा घबराया, फिर बोला, सर, एक आदमी का फोन आया था। उसने कहा कि दिल्ली से एक कार जा रही है, उसका पीछा करो। उसने हमें कार का नंबर भी दिया। मैं और मेरा दोस्त ओम, हम दोनों साथ थे। हम बस पीछा ही कर रहे थे साहब, लेकिन तभी फिर कॉल आया। कहा गया कि उस कार को इस तरह धक्का दो कि वो हादसा लगे। धनराज उसके पास आए। उन्होंने पूछा, उस आदमी का नाम क्या था? नहीं जानते साहब, लेकिन फोन पर एक लड़की की आवाज आ रही थी जो उसे अमित कह रही थी, तो शायद उसका नाम अमित ही होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। इतना कहकर धनराज ने उसे कटघरे से बाहर भेज दिया। लेकिन रघु मुड़ा, फिर बोला, लेकिन साहब, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो अधीरा मैडम को मारने के लिए कहा गया था। हमें तो बस इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। अगर पता होता तो थोड़ा ज्यादा मांग लेते। उसकी बात सुनते ही धनराज ने सिर पकड़ लिया। अदालत में दबे छिपे ठहाके गूंज उठे। ऑर्डर, ऑर्डर! जज साहिबा ने गुस्से में हथौड़ा बजाया। उन्होंने कहा, मिस्टर रघु को तत्काल हिरासत में लिया जाए। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अधीरा मलिक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश और उसके परिणाम स्वरूप एक महिला की मृत्यु का आरोप लगाया जाता है। सबसे गंभीर बात, इन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। पूरा अदालत कक्ष एकदम खामोश हो गया। धनराज चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन तभी उनकी नजर स्वर्णिमा सिंह पर पड़ी। वो रघु को कुछ इशारा कर रही थी। धनराज के मन में सवाल उठा, ये तो मेरा गवाह था, तो फिर ये दोनों आपस में इशारों में क्या बात कर रहे हैं? तभी स्वर्णिमा सिंह अधीरा की तरफ मुड़ी। उन्होंने कहा, तुम मिसेज रति राठौर, ओह सॉरी अधीरा मलिक, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? होश में आने के बाद तुम सबको बता सकती थी कि तुम जिंदा हो, फिर इस तरह गुमनाम जिंदगी जीने की क्या वजह थी? अधीरा ने धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, जब मुझे होश आया तब तक अधीरा मलिक का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। क्या मतलब? स्वर्णिमा हैरान रह गई। सिर्फ वही नहीं, जज साहिबा, दिनेश कपूर और पूरा मलिक परिवार भी सन्न रह गया। अधीरा ने आगे कहा, मतलब दुनिया की नजरों में अधीरा मर चुकी थी और उसे मरे हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ बोल भी पाती। और ये चेहरा, उसने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, अगर मैं कहती कि मैं अधीरा हूँ तो कौन यकीन करता? कोई नहीं। आज आप मुझ पर पहचान छुपाने के लिए न जाने कितनी धाराएं लगा रही हैं, लेकिन उस वक्त भी आप ही जैसी कोई मुझ पर आरोप लगा देती और खुद को अधीरा साबित करने के लिए मुझे अपने ही अपनों के सामने सबूत देने पड़ते। ओ कम ऑन अधीरा, स्वर्णिमा ने व्यंग से कहा, उस वक्त क्या होता क्या नहीं ये सब बात की बातें हैं। तुम कोशिश तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें अमित से मुक्ति चाहिए थी। तुमने मीडिया के सामने अपनी एक आदर्श छवि बनाई थी और तुम उससे बाहर निकलना चाहती थी। जब तुम्हारा चेहरा बदला, तुम्हें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मौका मिल गया। ये गलत है। अधीरा तिलमिला उठी। उसने कहा, मुझे शुरू से ही एक साधारण जीवन पसंद था, लेकिन अमित को खोकर नहीं। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। स्वर्णिमा तुरंत बोली, माय लॉर्ड, नोट किया जाए, अधीरा मलिक को एक सिंपल लाइफ पसंद थी। यहाँ सबकी नजरों में रहते हुए अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने रति राठौर बनकर एक विधवा का जीवन जीना चुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनकी नजर अभिमन्यु राठौर पर पड़ी। पहले इन्होंने उन्हें अपने प्यार में फंसाया, फिर जब पता चला कि रति राठौर उनके बड़े भाई की विधवा है तो सहानुभूति का सहारा लेकर उनके करीब जाने लगी। अधीरा की खूबसूरत आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था सवाल होंगे, लेकिन उसके चरित्र पर ऐसे लांछन। स्वर्णिमा की बातों से अभिमन्यु का खून खौल उठा। वहीं अधीरा की नम आंखें देखकर उसका दिल जैसे चीर गया हो। राज, आयशा और रेहान किसी तरह अपना गुस्सा काबू में रखे हुए थे। वहीं अनुष्का रो पड़ी। अपनी बहन को वो सबसे बेहतर जानती थी। अभिमन्यु सबके सामने अपनी पत्नी की ये बेइज्जती देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड! धनराज गुस्से में खड़े हुए। वकील साहिबा, मेरी मुवक्किल पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जज साहिबा ने कहा, ऑब्जेक्शन सस्टेंड। धनराज ने सिर झुकाया। थैंक यू माय लॉर्ड। स्वर्णिमा शांत स्वर में बोली, सॉरी जज साहिबा, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए मैं एक गवाह पेश करना चाहती हूँ। अभिमन्यु, आयशा, रेहान, राज, आनंद जी और खासकर मलिक परिवार सब हैरान रह गए। तभी एक खूबसूरत लड़की कोर्ट रूम में दाखिल हुई। उसे देखते ही अभिमन्यु गुस्से में उठने वाला था, लेकिन आयशा ने उसे रोक लिया। अभी प्लीज शांत रहो। वही अधीरा भी उसे देखकर सन्न रह गई। स्वर्णिमा ने पूछा, तो मिस काजल, आप अधीरा मलिक के बारे में क्या जानती हैं? काजल ने सहज स्वर में कहा, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अधीरा मलिक से कभी खास वास्ता नहीं पड़ा। मैं एक सुपर मॉडल हूँ और वो सिंगर। हाँ, पार्टियों में कभी कभार दिख जाती थी बस। लेकिन स्वर्णिमा ने बात पकड़ते हुए कहा, लेकिन क्या? काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं रति राठौर को अच्छी तरह जानती हूँ। इसी नाम से ये जील कंपनी में काम कर रही थी। ये मिस्टर अभिमन्यु की पीए थी। रिश्ता प्रोफेशनल था, लेकिन धीरे धीरे काफी पर्सनल होता जा रहा था। अधीरा के पास काम का कोई खास अनुभव नहीं था। हर काम में कोई ना कोई गलती निकल आती थी।
लेकिन क्योंकि ये अभिमन्यु की खास थी, इसलिए उनकी हर गलती नजरअंदाज कर दी जाती थी। राज ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सबने मिलकर उसे चुप करा दिया। काजल अपनी बात खत्म कर चुप हो गई। थैंक यू मिस काजल, आप जाकर बैठ सकती हैं, स्वर्णिमा ने कहा, फिर आगे बोली। अब मैं मिस्टर राज को बुलाना चाहूंगी। धनराज सिर झुकाए बैठे थे, तभी दिव्या ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं अभिमन्यु का बस चलता तो वो काजल को वहीं खत्म कर देता। राज गुस्से भरी नजरों से काजल को देखता हुआ आगे बढ़ा और गवाह के कटघरे में खड़ा हो गया। स्वर्णिमा ने सवाल किया, तो मिस्टर राज यही नाम है ना आपका? एक फेमस फोटोग्राफर और जील कंपनी के लिए काम करते हैं, सही? जी, राज ने संक्षेप में जवाब दिया। स्वर्णिमा ने पूछा, कब से? राज ने कहा, जब से कंपनी की नींव रखी गई थी। स्वर्णिमा ने हल्का सा सिर झुकाया। एग्जैक्टली, अपने उसूल होते हैं, जील कंपनी में ऐसा क्या खास था? राज ने बिना झिझक कहा, हमारी कंपनी काम को लेकर कभी समझौता नहीं करती और लापरवाह लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। स्वर्णिमा ने कहा, काम को लेकर आपकी एक बार अधीरा से भी झड़प हुई थी? हाँ, राज बोला, वो अभिमन्यु की पीए थी। मैंने उन्हें एक मॉडल को सैंडल पहनाने के लिए कहा था। वो देर कर रही थी तो मैंने डांट दिया। हर काम हर कोई नहीं कर सकता, ये बात मुझे उसी दिन समझ आ गई थी। स्वर्णिमा ने तुरंत बात पकड़ते हुए कहा, सैंडल लाना कोई बड़ा काम नहीं था और ना ही किसी मॉडल को पहनाना। मुझे लगता है जरूरत पड़ने पर इंसान को हर काम करना चाहिए। जिसने चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया हो, वो क्या जाने संघर्ष। उसने थोड़ा रुककर अगला वार किया, सुना है इस घटना के बाद मिस काजल को जील कंपनी से निकाल दिया गया था। राज ने साफ कहा, हाँ, वो अधीरा के साथ बदतमीजी से पेश आई थी। स्वर्णिमा ने पूछा, तो क्या ये नियम हर कर्मचारी पर लागू होता है? राज ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल, हमारी कंपनी कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, आप जा सकते हैं। स्वर्णिमा ने धनराज की ओर देखते हुए कहा, नाउ योर टर्न। धनराज खड़े हुए उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैं मिस काजल को दोबारा कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। काजल के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर भी खुद को संभालते हुए वो कटघरे में आकर खड़ी हो गई। धनराज ने शांत लेकिन पैनी आवाज में कहा, तो मिस काजल, आपने कहा कि अधीरा मिस्टर अभिमन्यु की खास थी, इतनी खास कि कुछ ही दिनों में उन्होंने जील कंपनी से रिजाइन कर दिया। और जिस घटना का आप जिक्र कर रही थी, उस वक्त वो नोटिस पीरियड पर थी। नोटिस पीरियड का मतलब समझती है ना आप? काजल चुप रही। धनराज आगे झुके, उन्होंने कहा, और हाँ, अभिमन्यु ने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया था। तो आखिर आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको लगा कि उनका रिश्ता पर्सनल था? काजल थोड़ा घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, अधीरा हर वक्त उसके आसपास रहती थी और अभिमन्यु मिष्ठी को भी ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसकी ही बेटी हो। ऑफिस में तो ये बात फैल गई थी कि मिष्ठी उसी की बेटी है। धनराज हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आप शुरू से ऐसी हैं या बाद में बनी हैं? काजल चौंकते हुए बोली, मतलब? धनराज का स्वर अब तीखा हो गया। सीधी भाषा में कहूं तो बेवकूफ। वो उसकी पीए थी तो उसके आसपास ही रहेगी, और मिष्ठी उसकी बेटी है या नहीं ये आपको भी पता होगा। कहते हैं ना, खून खून को पहचानता है। अभिमन्यु और मिष्ठी की शक्ल मिलती थी, इसलिए लोगों ने मान लिया कि वो उसकी बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में उसकी बेटी ही थी। वो एक पल रुके, फिर और सख्त लहजे में बोले, और जहां तक किसी के चरित्र पर सवाल उठाने की बात है तो पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। काजल भड़क उठी, ये क्या बकवास है? स्वर्णिमा तुरंत बोली, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे गवाह के साथ इस तरह बात नहीं की जा सकती। धनराज शांत लेकिन ठोस आवाज में बोले, माय लॉर्ड, जिस तरह मिस काजल ने अधीरा मलिक के चरित्र पर सवाल उठाए, मैं भी वही कर रहा हूँ। मिस काजल के ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनसे इनके चरित्र की सच्चाई सामने आती है, और एक वीडियो मिस्टर अभिमन्यु के साथ भी है। मिस्टर राज के कैमरे ने गलती से उस पल को कैप्चर कर लिया था जिसमें साफ दिखता है कि मिस काजल अभिमन्यु को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। धनराज ने सीधा काजल की आंखों में देखते हुए कहा, अब आप ही बताइए मिस काजल, ये कौन सा प्रोफेशनल रिश्ता था जो आप मिस्टर अभिमन्यु के साथ निभा रही थी? दिव्या ने जाकर मोबाइल जज साहिबा को दे दिया। कुछ देर तक स्क्रीन देखने के बाद उन्होंने अफसोस भरी नजरों के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। धनराज बोले, दरअसल मिस काजल अधीरा मलिक की खूबसूरती से जलने लगी थी। वो अभिमन्यु को उसके साथ देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। काजल गुस्से में भड़क उठी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों जलने लगी? लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगता था जब अभिमन्यु मुझे तवज्जो देने के बजाय उसे देता था। मैं उसकी कंपनी की सुपर मॉडल थी, लेकिन नहीं, मैंने बस एक छोटी सी बात पर उसे क्या सुना दिया। अभिमन्यु ने मुझे ही कंपनी से निकाल दिया। धनराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो आपने अधीरा को चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया? खैर, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद समझी नहीं। आप जा सकती हैं। फिर उन्होंने जज साहिबा की ओर देखकर कहा, मेरी काबिल वकील साहिबा मेरी मुवक्किल के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए जो सबूत लेकर आई थी, फिलहाल उन्हीं के गवाह का चरित्र खुलकर सामने आ चुका है, इसलिए अदालत का समय बर्बाद किए बिना इस केस को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तभी घड़ी की टन टन की आवाज पूरे कोर्ट में गूंज उठी। जज साहिबा ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, आज की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है, आगे की सुनवाई कल होगी। आज की सुनवाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबके जहन में एक बात बैठ चुकी थी, ये तो बस शुरुआत है।
दूसरी तरफ सिंघानिया हॉस्पिटल में आदित्य सदमे में था। घबराहट के कारण उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। आप सबने ये क्या किया? अधीरा जेल में है और आप लोग इतने दिनों से मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे। वो लगभग चीख पड़ा। आदित्य ने जैसे ही टीवी पर खबर देखी, वो बदहवास सा कमरे से बाहर निकल आया। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। सर प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी नजर आदित्य के हाथ पर गई जहां से खून टपक रहा था। सर प्लीज अंदर चलिए। लेकिन आदित्य कहाँ सुनने वाला था। उसने नर्स को हल्का सा धक्का दिया और आगे बढ़ गया। बाहर दरवाजे पर 2 गार्ड तैनात थे। उन्होंने कहा, सर आप इस तरह बाहर नहीं जा सकते। आदित्य ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हटो मेरे रास्ते से। गार्ड ने कहा, सॉरी सर, लेकिन ये बड़े साहब का ऑर्डर है। आदित्य हैरान था अपने ही पिता पर। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उससे इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाया? और अधीरा, उस पर क्या बीत रही होगी? बताइए ना डैड, क्यों किया आपने ये सब? वो अपनी माँ और भाई की तरफ देखता हुआ बोला, इतना बड़ा झूठ, उसे मेरी जरूरत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़े या पूरी जिंदगी जेल में सड़े। उन्होंने अपने सीने की तरफ इशारा किया। यहां दर्द होता है जब तुझे दर्द में देखता हूं। भगवान के सामने हार मान ली है मैंने, उसके हर फैसले को मान लिया, लेकिन ये फैसला मंजूर नहीं। तो क्या आप एक बेगुनाह को सजा होते देखते रहेंगे? आदित्य की आवाज टूट रही थी। वो जुर्म जो उसने किया ही नहीं। वैसे भी मुझे ब्लड कैंसर है डैड, मैं मरने वाला हूं। आज मरूं या कल क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम सुकून से तो मर सकूंगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे जाने दीजिए, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रुक्मिणी ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, और हम, क्या हम तेरे कुछ नहीं हैं? क्या हम तुझे इस हालत में जेल जाते देख सकते हैं? वो रोते हुए बोली, अधीरा को कुछ नहीं होगा, धनराज केस लड़ रहे हैं, वो बाहर आ जाएगी। माँ, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। आदित्य की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। जब हमें बंधक बनाया गया था तब भी वो मेरे साथ खड़ी थी। हम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया, आखिरी दम तक लड़े। आज उसे मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो मेरी दोस्त है, मुझे जाने दीजिए। रणविजय ने उसे रोकते हुए पूछा, दोस्त के लिए जान देने को भी तैयार है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, जहां तक मुझे कानून की समझ है, किसी गंभीर बीमार इंसान को जेल में नहीं रखते, और मुझे तो ब्लड कैंसर है। मरने वाले इंसान को कानून फांसी क्या देगा? उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। बाकी ऊपर वाला है, लेकिन अगर मैं चुप बैठा रहा तो सच में मर जाऊंगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रणविजय ने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी जिद है तो कल हम सब तुम्हारे साथ कोर्ट चलेंगे। रात के वक्त बालकनी में खड़ा अभिमन्यु दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए समंदर की लहरों को खामोशी से देख रहा था। पीछे से जतिन ने कहा, तू अभी तक सोया नहीं? अभिमन्यु ने कहा, आप भी तो अभी तक नहीं सोए, जवाब दिया। वो किचन में मिष्टी के लिए दूध गर्म कर रहा था। कुछ पल खामोशी रही, फिर जतिन धीरे से बोला, वैसे मन में एक बात है, क्या तुम्हारे दिल में अधीरा के लिए कुछ? अभिमन्यु हल्का सा हंसा, फिर उसकी नजरें फिर से समंदर पर टिक गईं। कुछ का क्या मतलब है भैया, मैं तो पूरा का पूरा ही अधीरा का हो चुका हूँ। उसकी आवाज में एक सुकून भी था और दर्द भी। उधर अपने कमरे में स्वर्णिमा सिंह कुर्सी पर सिर टिकाए गहरी सोच में डूबी हुई थी। साइड लैंप का बटन वो जाने कितनी बार ऑन ऑफ कर चुकी थी। मॉम, वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। समय, मेरा बच्चा। समय ने कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। स्वर्णिमा हल्का सा हंसी, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तू तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहता है। समय ने कहा, क्या एक बेटे को अपनी माँ से रूठने का हक नहीं होता? लेकिन इस तरह कोई बेटा नहीं रूठता जैसे तू रूठ गया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, माफ कर दो माँ। समय ने कान पकड़ते हुए कहा, मेरी गलती की सजा आप उसे क्यों दे रही हैं? स्वर्णिमा चौंक गई। उन्होंने कहा, किसे? समय ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी एक ही तो दोस्त थी, अधीरा। अच्छा, तो आज उसकी वकालत करने आए हो? स्वर्णिमा के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभरी। तभी तो मैं सोचूं भी कि अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। समय ने कहा, माँ, मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ, बस अब आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी। आज बहस करने नहीं आया, बस कुछ सवाल है। स्वर्णिमा ने कहा, सवाल? समय ने पूछा, हाँ, क्या आप अधीरा के साथ सही कर रही हैं? स्वर्णिमा की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? गलत तो उसने मेरे साथ किया है। समय ने पूछा, क्या गलत किया उसने? स्वर्णिमा ने कहा, उसने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? समय ने गहरी सांस ली। उसने कहा, आप अब भी गलतफहमी में जी रही हैं। वो थी वहां, उसने मेरा हाथ भी थामा था, लेकिन उस वक्त मैं ही किसी का हाथ थामना नहीं चाहता था। उसकी आवाज भर्रा गई। वो रोई, गिड़गिड़ाई, आपका और पापा का वास्ता दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। स्वर्णिमा ने रोते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया समय, बहुत गलत। समय ने कहा, हाँ मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन आप भी तो वही कर रही हैं माँ। समय ने कहा, वहां अदालत में पापा और यहाँ आप दोनों मिलकर उसे सजा दे रहे हैं। वो आपकी सबसे प्यारी थी, मुझसे भी ज्यादा, फिर अब इतनी नफरत क्यों? स्वर्णिमा की आवाज सख्त हो गई। नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से भी। समय की आंखों में दर्द उतर आया। आपको पता है माँ, मैं आज भी इस दुनिया में भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए।
स्वर्णिमा सन्न रह गई। ये क्या कह रहे हो तुम? समय ने कहा, जब तक आप अधीरा को माफ नहीं करेंगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्णिमा ने कहा, समय? समय ने कहा, आत्महत्या करने वाला तो वैसे भी पाप का भागी होता है। ये पाप मैंने किया, फिर आप अधीरा को बीच में क्यों ला रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरा हाथ थामा था, लेकिन मुझे जीना ही नहीं था। कभी मुश्किलें देखी नहीं, थोड़ी सी परेशानी आई और लगा सारे रास्ते बंद है, और मैंने ये कदम उठा लिया। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहती थी, और आज भी नहीं सुन रही। अधीरा आपकी बेटी जैसी है, आप जानती है वो कैसी है, फिर भी क्यों? स्वर्णिमा चीख पड़ी, बस नहीं सुनना मुझे ये सब। उसने जानबूझकर तुम्हारा हाथ छोड़ा, अगर पकड़ लिया होता तो आज तुम हमारे साथ होते। गुस्से में उन्होंने कंघी उठाकर शीशे पर दे मारी। कांच में दरार पड़ गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। स्वर्णिमा ने आवाज दी, समय! लेकिन वहां खामोशी थी। समय वो वहां नहीं था, कहीं भी नहीं। स्वर्णिमा वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन कोर्टरूम के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आनंद जी आज मिष्टी को संभालने के लिए घर पर ही रुक गए थे। अभिमन्यु के साथ बाकी सब मौजूद थे, और आज उर्मिला जी भी आई थी। शायद अधीरा को देखने की तलब उन्हें यहाँ खींच लाई थी। अंदर स्वर्णिमा सिंह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी थी। धनराज जी उनके पास से गुजरते हुए तंज कसते हुए बोले, अब दिमाग में कौन सी फ्लॉप कहानी गढ़ी जा रही है? स्वर्णिमा ख्यालों से बाहर आई। गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जज साहिबा अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा, कार्यवाही शुरू की जाए। धनराज खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, जैसा कि मेरी काबिल मित्र ने सुनवाई की शुरुआत में ही मेरी मुवक्किल के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, और ये भी कहा कि उन्होंने अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल किया है। उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने उनका बयान लिया था, उस वक्त वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। उनके शरीर पर लगे घाव आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं, आप खुद देख सकती हैं, और जो चोट उनकी आत्मा पर लगी है उसे भरने में शायद सालों लग जाएं। मेरी मुवक्किल का कहना है कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान पुलिस को दिया था। स्वर्णिमा तुरंत खड़ी हो गई। माय लॉर्ड, वकील साहब बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा अदालत को यह भी बताएं कि मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से उनका क्या मतलब है, क्योंकि उनकी बातें हमारी समझ से तो बाहर हैं। धनराज हल्का मुस्कुराए, फिर बोले, आपको सीधी बातें कब समझ में आई हैं, फिर भी बताता हूँ। उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा, मेरी मुवक्किल आदित्य सिंघानिया के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में अमित के आदमियों ने उनका किडनैप कर लिया। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से कैद कर लिए गए। उन्हें ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से दोनों करीब 2 दिन तक बेहोश रहे। उन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है माय लॉर्ड। इसमें साफ लिखा है कि आदित्य और अधीरा मलिक दोनों के खून में ड्रग्स पाए गए। कोर्टरूम में हलचल बढ़ गई। धनराज ने आगे कहा, जब दोनों को होश आया तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। बाद में पता चला कि वे मुंबई में हैं। कुछ देर बाद अमित वहां आया। उनकी आवाज भारी हो गई। मेरी मुवक्किल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही इस सब के पीछे है। अमित उससे इतनी नफरत करता था कि उसने उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता को रौंदने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, स्वर्णिमा तेजी से बोली। मिस्टर धनराज ने बड़ी शानदार कहानी गढ़ी है। अगर इस पर फिल्म बने तो यकीनन सुपरहिट होगी। उन्होंने व्यंग से कहा, जिस किडनैपिंग की बात ये कर रहे हैं उसके एक दिन पहले इनकी संगीत सेरेमनी थी और शादी की हर रस्म टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। तो ये मिस्टर अमित अचानक बीच में कहां से आ गए? जज साहिबा ने सख्ती से कहा, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही सच हो। अदालत को सबूत चाहिए, और यहाँ एक महिला की अस्मिता का सवाल है। धनराज ने सिर झुकाया। थैंक यू माय लॉर्ड। अमित ने न सिर्फ उनकी अस्मिता पर वार किया, बल्कि उनके दोस्त पर जानलेवा हमला भी किया। वो दोस्त जो आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। स्वर्णिमा ने तुरंत पलटवार किया। मिस्टर धनराज, जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी अधीरा और उनके दोस्त आदित्य दोनों बेहोश पड़े थे और चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। उन्होंने सीधे जज की तरफ देखा। वहां इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसका साफ मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक आरोपी ने अमित पर गोली चलाई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सीने में गोली लगने से हुई है। कोर्टरूम एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। धनराज ने खुद को संभालते हुए कहा, माय लॉर्ड, अभी मेरी मुवक्किल पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें आरोपी कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्वर्णिमा की तरफ देखते हुए आगे कहा, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मौत सीने में गोली लगने से हुई है, लेकिन जिस जगह अधीरा और आदित्य बेहोश पड़े थे वहां से उस एंगल पर गोली चलाना संभव ही नहीं था। स्वर्णिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वाह, क्या बात है, उन्होंने व्यंग से कहा। जहाँ तक मुझे याद है, एक गन में 6 गोलियां होती हैं। उसी गन से पहले अंदर 3 लोगों को मारा गया, फिर बाहर 1, यानी 4 गोलियां इस्तेमाल हो चुकी थी, बची 2, और वही 2 गोलियां अमित के सीने में मिली। उन्होंने सीधे धनराज की आंखों में देखा। अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धनराज एक पल के लिए चुप पड़ गए। यही सवाल उन्हें सबसे ज्यादा डराता था। फिर भी उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि ये गोली अधीरा ने ही चलाई हो। स्वर्णिमा ने तुरंत बात पकड़ी, तो आदित्य ने चलाई होगी, है ना? उन्होंने तंज कसा। हो सकता है अधीरा मलिक अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले रही हूँ। वैसे भी इन दोनों की दोस्ती काफी दिलचस्प है। कोर्टरूम में हलचल बढ़ गई। एक ऑडिशन में मिले, फिर मिलते रहे, और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त का जुर्म भी अपने सिर ले लिया। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या कहानी है।
धनराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पता था बात खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अधीरा ने अमित को बुरी तरह घायल किया था, लेकिन वो मरा नहीं था। गोली लगने से ही उसकी मौत हुई थी। तभी जज साहिबा की आवाज गूंजी, मिस्टर धनराज, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? धनराज ने गहरी सांस लिया, फिर कहा, माय लॉर्ड, अमित ने अधीरा पर पीछे से कटार से हमला करने की कोशिश की थी। अगर वो खुद का बचाव नहीं करती तो आज वो जिंदा नहीं होती। अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया हर कदम जायज होता है। जज साहिबा ने सीधा सवाल किया, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि अधीरा मलिक ने ही अमित पर गोली चलाई? धनराज बिना झिझक बोले, आत्मरक्षा में हथियार उठाना कोई जुर्म नहीं है माय लॉर्ड। ये सुनते ही अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से भर उठा। वो जानता था गोली आदित्य ने चलाई थी, अधीरा ने नहीं। जज साहिबा ने अधीरा की तरफ देखा। अधीरा मलिक, हमें आपसे सहानुभूति है। कला के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय रहा है, लेकिन कानून की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगी? अधीरा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में आग थी। अगर अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मारना अपराध है, तो हाँ, मैंने किया है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। यहाँ रोज न जाने कितनी लड़कियां अमित जैसे दरिंदों का शिकार होती हैं। उनकी अस्मिता लूट जाती है। उसकी आवाज कांप गई। और उसके बाद बहुत से माँ बाप बदनामी के डर से अदालत की चौखट तक नहीं आते, और जो आते हैं वो वकीलों के सवालों से ही शर्म से मर जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्हें वही दर्द बार बार जीना पड़ता है, हर सवाल के साथ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वो दर्द दोबारा नहीं झेलना चाहती थी। उसने मेरी अस्मिता पर हाथ डाला, मैंने उसका हाथ ही काट दिया। उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। अगर आत्मरक्षा करना गुनाह है तो क्या मैं खुद को मरते हुए देखती रहती? मुझे कानून की बारीकियां नहीं समझ आती, लेकिन इतना जरूर समझ आता है, जब कोई आपको मारने या लूटने आए तो बचाव करना पड़ता है। उसका गला भर आया। मैंने भी वही किया, फिर भी आज यहाँ एक अपराधी की तरह खड़ी हूँ। पूरा कोर्टरूम खामोश था। जज साहिबा ने फाइल बंद की। उन्होंने कहा, गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये फैसला सुनाती है। अभिमन्यु और मलिक परिवार के चेहरे पर हैरानी फैल गई। इतनी जल्दी? अभिमन्यु खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक मिनट जज साहिबा। पूरा कोर्टरूम उसकी तरफ मुड़ गया। जज ने सख्ती से कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कटघरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जो भी कहना है यहीं खड़े होकर कहो। अभिमन्यु ने एक नजर अधीरा पर डाली और फिर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। वहीं अधीरा ने आदित्य की ओर देखा और हल्के से ना में सिर हिलाया, लेकिन आदित्य बस मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर उभरी वो मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। आदित्य ने गहरी सांस लिया, फिर बोला, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। इस वक्त दोनों की आंखें नम थीं। दोनों अपने अपने गिल्ट में डूबे हुए थे। आदित्य जानता था कि गोली उसने चलाई थी, इसलिए सजा का हकदार भी वही है। और अधीरा, वो जानती थी कि अमित की दुश्मनी आदित्य से नहीं थी, फिर भी उसकी वजह से आदित्य को बहुत कुछ सहना पड़ा। समय, रति और आदित्य तीनों उसके अपने थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि समय और रति अकाल मृत्यु का शिकार हो गए, और अब एक जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। वो खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसका साया किसी के लिए अच्छा नहीं है। उसी वक्त सिंघानिया परिवार भी कोर्ट रूम में आ गया। धनराज जी समझ नहीं पा रहे थे कि इस हालात को कैसे संभालें। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, गोली चंद्रमुखी, सॉरी, मेरा मतलब अधीरा ने नहीं, मैंने चलाई थी। जज साहिबा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अधीरा मलिक ने खुद गुनाह कबूल किया है कि गन उनके हाथ से चली। आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, अब मैं कह रहा हूं कि गोली मैंने चलाई है। जज साहिबा ने सख्ती से पूछा, कोई सबूत? सबूत मैं खुद हूं, मैंने अमित पर गोली चलाई है। जज साहिबा ने फाइल बंद करते हुए कहा, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, अदालत का सेम बर्बाद मत कीजिए। मौके पर मिली गन पर अधीरा के फिंगरप्रिंट्स हैं। आदित्य गुस्से से तमतमाते हुए बोला, तो फिर ये झूठ है? अगर खून मैंने किया है तो फिंगरप्रिंट्स उसके कैसे? जज साहिबा कुछ पल सोच में पड़ गईं। अधीरा मलिक के पास झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। और जतिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो किचन में मिष्टी के लिए दूध गर्म कर रहा था। कुछ पल खामोशी रही, फिर जतिन धीरे से बोला, वैसे मन में एक बात है, क्या तुम्हारे दिल में अधीरा के लिए कुछ? अभिमन्यु हल्का सा हंसा, फिर उसकी नजरें फिर से समंदर पर टिक गईं। कुछ का क्या मतलब है भैया? मैं तो पूरा का पूरा ही अधीरा का हो चुका हूँ। उसकी आवाज में एक सुकून भी था और दर्द भी। उधर अपने कमरे में स्वर्णिमा सिंह कुर्सी पर सिर टिकाए गहरी सोच में डूबी हुई थी। साइड लैंप का बटन वो जाने कितनी बार ऑन ऑफ कर चुकी थी। मॉम, वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। समय, मेरा बच्चा। समय ने कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। स्वर्णिमा हल्का सा हंसी, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तू तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहता है। समय ने कहा, क्या एक बेटे को अपनी माँ से रूठने का हक नहीं होता? लेकिन इस तरह कोई बेटा नहीं रूठता जैसे तू रूठ गया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, माफ कर दो माँ। समय ने कान पकड़ते हुए कहा, मेरी गलती की सजा आप उसे क्यों दे रही हैं? स्वर्णिमा चौंक गई। उन्होंने कहा, किसे? समय ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी एक ही तो दोस्त थी, अधीरा। अच्छा, तो आज उसकी वकालत करने आए हो? स्वर्णिमा के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभरी। तभी तो मैं सोचूं भी कि अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। समय ने कहा, माँ, मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ, बस अब आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी। आज बहस करने नहीं आया, बस कुछ सवाल है। स्वर्णिमा ने कहा,
सवाल? समय ने पूछा। हाँ, क्या आप अधीरा के साथ सही कर रही हैं? स्वर्णिमा की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? गलत तो उसने मेरे साथ किया है। समय ने पूछा। क्या गलत किया उसने? स्वर्णिमा ने कहा, उसने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? समय ने गहरी सांस ली। उसने कहा, आप अब भी गलतफहमी में जी रही हैं। वो थी वहां, उसने मेरा हाथ भी थामा था, लेकिन उस वक्त मैं ही किसी का हाथ थामना नहीं चाहता था। उसकी आवाज भर्रा गई। वो रोई, गिड़गिड़ाई, आपका और पापा का वास्ता दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। स्वर्णिमा ने रोते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया समय, बहुत गलत। समय ने कहा, हाँ मानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन आप भी तो वही कर रही हैं माँ। समय ने कहा, वहां अदालत में पापा और यहाँ आप दोनों मिलकर उसे सजा दे रहे हैं। वो आपकी सबसे प्यारी थी, मुझसे भी ज्यादा, फिर अब इतनी नफरत क्यों? स्वर्णिमा की आवाज सख्त हो गई। नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से भी। समय की आंखों में दर्द उतर आया। आपको पता है माँ, मैं आज भी इस दुनिया में भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। स्वर्णिमा सन्न रह गई। ये क्या कह रहे हो तुम? समय ने कहा, जब तक आप अधीरा को माफ नहीं करेंगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्णिमा ने कहा, समय? समय ने कहा, आत्महत्या करने वाला तो वैसे भी पाप का भागी होता है, ये पाप मैंने किया, फिर आप अधीरा को बीच में क्यों ला रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरा हाथ थामा था, लेकिन मुझे जीना ही नहीं था, कभी मुश्किलें देखी नहीं। थोड़ी सी परेशानी आई और लगा सारे रास्ते बंद हैं, और मैंने ये कदम उठा लिया। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहती थी, और आज भी नहीं सुन रही। अधीरा आपकी बेटी जैसी है, आप जानती है वो कैसी है, फिर भी क्यों? स्वर्णिमा चीख पड़ी, बस नहीं सुनना मुझे ये सब। उसने जानबूझकर तुम्हारा हाथ छोड़ा, अगर पकड़ लिया होता तो आज तुम हमारे साथ होते। गुस्से में उन्होंने कंघी उठाकर शीशे पर दे मारी। कांच में दरार पड़ गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। स्वर्णिमा ने आवाज दी, समय! लेकिन वहां खामोशी थी। समय वो वहां नहीं था, कहीं भी नहीं। स्वर्णिमा वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन कोर्टरूम के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आनंद जी आज मिष्टी को संभालने के लिए घर पर ही रुक गए थे। अभिमन्यु के साथ बाकी सब मौजूद थे, और आज उर्मिला जी भी आई थीं। शायद अधीरा को देखने की तलब उन्हें यहाँ खींच लाई थी। अंदर स्वर्णिमा सिंह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी थी। धनराज जी उनके पास से गुजरते हुए तंज कसते हुए बोले, अब दिमाग में कौन सी फ्लॉप कहानी गढ़ी जा रही है? स्वर्णिमा ख्यालों से बाहर आई। गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जज साहिबा अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा, कार्यवाही शुरू की जाए। धनराज खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, जैसा कि मेरी काबिल मित्र ने सुनवाई की शुरुआत में ही मेरी मुवक्किल के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, और ये भी कहा कि उन्होंने अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल किया है। उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने उनका बयान लिया था, उस वक्त वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। उनके शरीर पर लगे घाव आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं, आप खुद देख सकती हैं, और जो चोट उनकी आत्मा पर लगी है उसे भरने में शायद सालों लग जाएं। मेरी मुवक्किल का कहना है कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान पुलिस को दिया था। स्वर्णिमा तुरंत खड़ी हो गई। माय लॉर्ड, वकील साहब बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा अदालत को यह भी बताएं कि मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से उनका क्या मतलब है, क्योंकि उनकी बातें हमारी समझ से तो बाहर हैं। धनराज हल्का मुस्कुराए, फिर बोले, आपको सीधी बातें कब समझ में आई हैं, फिर भी बताता हूँ। उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा, मेरी मुवक्किल आदित्य सिंघानिया के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में अमित के आदमियों ने उनका किडनैप कर लिया। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से कैद कर लिए गए। उन्हें ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से दोनों करीब 2 दिन तक बेहोश रहे। उन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है माय लॉर्ड, इसमें साफ लिखा है कि आदित्य और अधीरा मलिक दोनों के खून में ड्रग्स पाए गए। कोर्टरूम में हलचल बढ़ गई। धनराज ने आगे कहा, जब दोनों को होश आया तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। बाद में पता चला कि वे मुंबई में हैं। कुछ देर बाद अमित वहां आया। उनकी आवाज भारी हो गई। मेरी मुवक्किल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही इस सब के पीछे है। अमित उससे इतनी नफरत करता था कि उसने उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता को रौंदने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, स्वर्णिमा तेजी से बोली। मिस्टर धनराज ने बड़ी शानदार कहानी गढ़ी है, अगर इस पर फिल्म बने तो यकीनन सुपरहिट होगी। उन्होंने व्यंग से कहा, जिस किडनैपिंग की बात ये कर रहे हैं उसके एक दिन पहले इनकी संगीत सेरेमनी थी और शादी की हर रस्म टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी, तो ये मिस्टर अमित अचानक बीच में कहां से आ गए? जज साहिबा ने सख्ती से कहा, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही सच हो, अदालत को सबूत चाहिए, और यहाँ एक महिला की अस्मिता का सवाल है। धनराज ने सिर झुकाया। थैंक यू माय लॉर्ड। अमित ने न सिर्फ उनकी अस्मिता पर वार किया, बल्कि उनके दोस्त पर जानलेवा हमला भी किया। वो दोस्त जो आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। स्वर्णिमा ने तुरंत पलटवार किया। मिस्टर धनराज, जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी अधीरा और उनके दोस्त आदित्य दोनों बेहोश पड़े थे और चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। उन्होंने सीधे जज की तरफ देखा। वहां इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसका साफ मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक आरोपी ने अमित पर गोली चलाई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सीने में गोली लगने से हुई है। कोर्टरूम एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। धनराज ने खुद को संभालते हुए कहा, माय लॉर्ड, अभी मेरी मुवक्किल पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें आरोपी कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्वर्णिमा की तरफ देखते हुए आगे कहा, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मौत सीने में गोली लगने से हुई है।
लेकिन जिस जगह अधीरा और आदित्य बेहोश पड़े थे वहां से उस एंगल पर गोली चलाना संभव ही नहीं था। स्वर्णिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वाह क्या बात है, उन्होंने व्यंग से कहा। जहाँ तक मुझे याद है एक गन में 6 गोलियां होती हैं। उसी गन से पहले अंदर 3 लोगों को मारा गया, फिर बाहर 1, यानी 4 गोलियां इस्तेमाल हो चुकी थी, बची 2, और वही 2 गोलियां अमित के सीने में मिली। उन्होंने सीधे धनराज की आंखों में देखा। अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धनराज एक पल के लिए चुप पड़ गए। यही सवाल उन्हें सबसे ज्यादा डराता था। फिर भी उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि ये गोली अधीरा ने ही चलाई हो। स्वर्णिमा ने तुरंत बात पकड़ी, तो आदित्य ने चलाई होगी, है ना? उन्होंने तंज कसा। हो सकता है अधीरा मलिक अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले रही हूँ। वैसे भी इन दोनों की दोस्ती काफी दिलचस्प है। कोर्ट रूम में हलचल बढ़ गई। एक ऑडिशन में मिले, फिर मिलते रहे और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त का जुर्म भी अपने सिर ले लिया। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या कहानी है। धनराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पता था बात खतरनाक मोड़ ले चुकी है। उसने कहा, क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ और वो नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जेल में सड़ूं। जज साहिबा चौंक गई। मतलब? आदित्य ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब मुझे ब्लड कैंसर है और जल्द ही ऊपर जाने वाला हूँ। उसका लहजा अब भी हल्का मजाकिया था। अधीरा घबरा कर बोली, नहीं जज साहिबा, ये झूठ बोल रहा है, ये अदालत को गुमराह कर रहा है। इसे पता है कि इसके पास वक्त कम है, इसलिए ये मेरा जुर्म अपने ऊपर ले रहा है। आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा, अदालत में झूठ बोलना पाप है चंद्रमुखी। अधीरा ने गुस्से में जवाब दिया, और यही बात मैं भी कह रही हूँ आदि, झूठ बोलना पाप है। इस वक्त दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे वहां कोई और मौजूद ही ना हो, लेकिन अगर कोई अभिमन्यु को देखता तो समझ जाता कि वह किस दर्द से गुजर रहा है, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिसके लिए वह हर पल तड़पता रहा। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किसी और के लिए अपने सिर पर जुर्म ले रही थी, यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ने को भी तैयार थी। क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ आदित्य ही मायने रखता है? यही सवाल अभिमन्यु को अंदर से तोड़ रहा था। तभी स्वर्णिमा सिंह ने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बहुत खूब। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आगे बोली, हम सब आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन अदालत में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं। वह अधीरा की ओर देखते हुए बोली, और सारे सबूत अधीरा के खिलाफ है, तो फिर बेवजह केस को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? फिर आदित्य की तरफ देखकर नरमी से बोली, आपकी हालत को देखते हुए आपको आराम करना चाहिए, न कि यहाँ समय बर्बाद करना। जज साहिबा ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर धनराज, क्या आप अधीरा के बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? धनराज ने एक नजर अधीरा की तरफ देखा। अधीरा ने हल्के से सिर हिलाकर ना का इशारा किया। ये देखते ही अभिमन्यु का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से बेंच पर मुक्का मारा। उसे अधीरा से ये उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ आदित्य के बारे में सोच रही थी। एक बार भी मिष्टी का ख्याल नहीं आया। मेरा क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अभिमन्यु राठौर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। वो अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। धनराज ने गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू की। माय लॉर्ड, अमित कपूर जिनका कत्ल हुआ, उनके ऊपर पहले से ही कई गंभीर आरोप थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ड्रग्स के आदी थे। उनके पिता ने खुद उन्हें 3 साल के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजा था, इस उम्मीद में कि शायद वो सुधर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुत्र मोह में अंधे होकर दिनेश कपूर ने उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ अधीरा मलिक से करवा दी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। दूसरी बात, अमित कपूर आर्थिक रूप से अधीरा मलिक पर निर्भर थे, और ये भी दिनेश कपूर के कहने पर ही हुआ। तीसरी और बेहद गंभीर बात, जब अधीरा का एक्सीडेंट हुआ तब मलिक परिवार के आने से पहले ही अमित ने रति की बॉडी को अधीरा बताकर उसकी पहचान कर दी, जबकि वो जानता था कि वो अधीरा नहीं है। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो अधीरा की पहचान मिटाना चाहता था। लोगों के बीच हलचल बढ़ने लगी, और सबसे अहम बात जो अब तक अदालत से छिपी रही, उसने जतिन राठौर की बेटी मिष्ठी पर जानलेवा हमला किया था। इस खुलासे से अदालत में सनसनी फैल गई। पूरा राठौर परिवार स्तब्ध रह गया। जतिन के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अगर मिष्ठी को कुछ हो जाता तो? धनराज ने अपना फोन जज साहिबा की ओर बढ़ाया। आप ये ऑडियो सुन सकती हैं, और यहाँ मौजूद हर कोई भी। इस फोन की खासियत है कि हर कॉल अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है। और अधीरा की आवाज गूंजने लगी। अमित की धमकियां, उसकी करवाहट और मिष्ठी के एक्सीडेंट में उसके शामिल होने का कबूलनामा, सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। अभिमन्यु अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसने खुद से कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। अगर मिष्ठी को कुछ हो जाता तो? तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल ही रही हो, लेकिन मिष्ठी की जिंदगी के साथ क्यों नहीं बताया हमें? कितना कुछ अपने अंदर दबा रखा है तुमने, सब कुछ अकेले ही। क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उधर उर्मिला जी की आंखों में भी अब अधीरा के लिए नाराजगी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात अधीरा ने किसी को नहीं बताई। धनराज ने आगे कहा, और जो बाकी है वो सब आपके सामने है। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार अधीरा की जान लेने की कोशिश की। पहली कोशिश में जतिन राठौर की पत्नी की मौत हो गई। दूसरी बार सिर्फ 3.5 साल की मासूम बच्ची मिष्ठी पर हमला किया गया, और तीसरी बार आदित्य और अधीरा का अपहरण किया गया। जज साहिबा ने स्वर्णिमा की ओर देखा। मिस स्वर्णिमा सिंह, क्या आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगी? स्वर्णिमा ने बिना हिचक के जवाब दिया, नो क्वेश्चन माय लॉर्ड।
दिनेश कपूर अपने बेटे की करतूतों से शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। जज साहिबा ने फाइल पर नजर डालते हुए कहा, अब तक जो भी सबूत अदालत के सामने आए हैं और अमित कपूर के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वो एक सही इंसान नहीं थे। उन्होंने अधीरा मलिक की अस्मिता को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। लेकिन एक हत्या हुई है और इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी सबूतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत। तभी एक लड़की की आवाज आई, रुक जाइए जज साहिबा, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? जज शारदा त्रिपाठी भड़कते हुए बोली, अदालत का मजाक बनाकर रख दिया है। उनकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर टिक गई। इस केस से जुड़ी कोई भी बात कहनी है तो पहले ही कोर्ट में हाजिर हुआ जाता है, न कि फैसला सुनाए जाने के वक्त। उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, आप जो भी है कटघरे में आइए और जो कहना है जल्दी कहिए। सामने एक लड़की खड़ी थी, लगभग अधीरा की उम्र की। हल्के आसमानी रंग के सलवार सूट में, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बालों की साधारण सी चोटी। एक पल के लिए अधीरा भी उसे पहचान नहीं पाई। लड़की ने धीरे से कहा, मैं नैना, अमित कपूर की विधवा। उसका परिचय सुनते ही जज साहिबा का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। जी नैना, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? धनराज और स्वर्णिमा सिंह की नजरें नैना पर टिक गईं। इतने दिनों में पहली बार वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में आई थी। शादी के 2 दिन बाद ही पति की हत्या। कोई भी समझ सकता था कि वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। नैना ने बिना किसी झिझक के कहा, मैंने अमित पर गोली चलाई थी, उसका खून मैंने किया है। पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए जड़ हो गया। सन्नाटा, ऐसा कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। स्वर्णिमा सिंह तुरंत उसके पास पहुंची। नैना, तुम होश में भी हो? माना तुम्हें अमित के जाने का दुख है, लेकिन उसके कत्ल का इल्जाम खुद पर लेने का क्या मतलब है? नैना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, होश में तो अब आई हूं। हाँ, थोड़ा वक्त लगा। बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इश्क में बर्बाद हुई और इस आग में अपनी दोस्ती भी जला दी। धनराज ने गंभीर स्वर में कहा, नैना साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? नैना ने सीधा जज साहिबा की ओर देखा, फिर कहा, क्या अदालत के पास मेरी बात सुनने का वक्त है? क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। अधीरा स्तब्ध थी, उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। नैना ने अमित को क्यों मारा? जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसी का कत्ल? क्या वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है? जज साहिबा ने कहा, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सबूत? क्योंकि आपसे पहले मिस्टर आदित्य सिंघानिया भी यही दावा कर चुके हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं था। नैना ने बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ी गन सबके सामने उठा दी। ये वही गन है जिससे मैंने अमित को गोली मारी थी। जज साहिबा चौंक गई। तो फिर मौके वारदात पर जो गन मिली और उस पर अधीरा के फिंगरप्रिंट्स? मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। नैना ने गहरी सांस ली, फिर बोली, जब मैं वहां पहुंची, अमित के हाथ में कट्टार था। अधीरा उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी और आदित्य उसे बचाने के लिए गन उठा चुका था। लेकिन उससे पहले ही मैंने अमित के सीने में गोली उतार दी। कोर्टरूम में फिर सन्नाटा छा गया। उस वक्त आदित्य और अधीरा दोनों बेहोश होकर गिर चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा। मरते वक्त अमित की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मुझे क्यों मारा? नैना की आवाज हल्की कांप गई, लेकिन वो रुकी नहीं। जब मुझे एहसास हुआ कि गुस्से में मैंने उसे मार दिया तो मैं डर गई। मैंने आदित्य की गन से 2 गोलियां निकाल दी और वही गन अधीरा के हाथ में रख दी ताकि पुलिस को उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। धनराज ने वो गन जज साहिबा को सौंप दी। पूरा कोर्टरूम खलबली से भर उठा। दिनेश कपूर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वहीं स्वर्णिमा सिंह स्तब्ध थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मामला इस मोड़ पर आ जाएगा। जज साहिबा ने गंभीरता से पूछा, लेकिन आपने अपने ही पति की हत्या क्यों की? शादी के महज 2 दिन बाद आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? नैना हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द और पागलपन दोनों झलक रहे थे। जान तो मुझे अपनी भी ले लेनी चाहिए थी। जब मैंने अपनी ही बचपन की दोस्त को धोखा दिया, वो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, अमित को भी धोखा दिया। जब उसने मुझसे कहा कि अधीरा के कहने पर उसके पापा ने उसे 3 साल तक नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, जबकि मैं जानती थी कि अधीरा नहीं बल्कि अनुष्का ने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा था। अमित अधीरा से नफरत करने लगा और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, क्योंकि अब मुझे लगा अमित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अधीरा स्तब्ध खड़ी थी। अधीरा और मैं दोस्त थे, पढ़ाई में मैं उससे बेहतर थी, लेकिन मुझे कभी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और उसने मुझे अपनी पीए बना लिया। नैना की आवाज कड़वी हो गई। उसका एहसान मानने के बजाय मैं उससे नफरत करने लगी। उसकी अच्छाई मुझे दिखावा लगती, उसकी सहानुभूति मुझे अपमान जैसी लगती। कोर्टरूम अब भी खामोश था। समय हम दोनों का दोस्त था। ये नाम सुनते ही स्वर्णिमा और धनराज चौंक गए। वो बहुत अच्छा लड़का था। पहली बार आईआईटी नहीं निकाल पाया तो टूट गया, इतना कि मरने की बातें करने लगा। नैना हल्का सा हंसी। मुझे हंसी आई। इतनी छोटी सी बात पर कौन मरता है? वो मेरे सामने ही बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो गया कूदने के लिए। मैं चाहती तो आप दोनों को फोन कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। उसकी नजरें अधीरा पर टिक गईं, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अधीरा वहां आ गई थी उसे बचाने। कोर्टरूम में सन्नाटा और गहरा हो गया। जैसे ही समय ने छलांग लगाई, अधीरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसका हाथ पकड़ लिया और मैं बस खड़ी देखती रही।
मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस देखती रही। उसकी आवाज में अब टूटन साफ थी। जो भी मेरा दोस्त होता वो अधीरा का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता था। समय के मरने का दुख हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि स्वर्णिमा सिंह ने अधीरा को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मान लिया। स्वर्णिमा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसके परिवार के पास उसके लिए वक्त नहीं था। हर कोई उसे ठुकराता रहा, उसकी अच्छाई का फायदा उठाता रहा, और वो हमेशा महान बनती रही। आज भी अमित के कत्ल का इल्जाम अपने सिर पर लेकर अधीरा की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, उसके दिल में शुरू से ही उसके लिए इतना जहर भरा था। धनराज और स्वर्णिमा की आंखों में अब गुस्सा था। स्वर्णिमा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और कुर्सी पर बैठ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो छोटा था, ना समझ था। नैना चाहती तो अधीरा के साथ मिलकर उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। धनराज की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। माँ बाप अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं, और समय के जाने के बाद उनकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। नैना ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन अंकल ने सब गड़बड़ कर दी। जज साहिबा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन अंकल? नैना की हालत अब किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जैसी लग रही थी। उसने कहा, अमित के पापा। उन्होंने जबरदस्ती अमित की शादी अधीरा से करवा दी। वो खुश नहीं था। उसे हर छोटी छोटी जरूरत के लिए अधीरा से पैसे मांगने पड़ते थे, और ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। वो रोज मेरे पास आता, मेरी ही बाहों में सिर रखकर जी भर कर रोता था। हाँ, अधीरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो शादी नहीं थी, एक डील थी, बिजनेस डील, जहां दो दोस्तों ने अपने बच्चों की खुशियों का सौदा कर लिया था। लेकिन मुझे गुस्सा अधीरा पर आता था। मैं उसे बार बार समझाती रही, अमित तुमसे प्यार नहीं करता, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसके दिल में अमित के लिए एक खास जगह थी। फिर उनकी शादी हो गई, लेकिन मेरा क्या, अधीरा हमारे बीच आ चुकी थी। फिर एक दिन अमित ने अधीरा को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अफसोस वो बच गई, और ये बात भी उसने मुझसे छुपा ली। नैना और अमित को जल्दी आने के लिए कह रहा था। मैं हैरान रह गई। मैंने उसका फोन चेक करना शुरू किया, और उसमें मुझे ढेर सारे मैसेजेस मिले अधीरा और आदित्य की किडनैपिंग से जुड़े हुए। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या थी जज साहिबा? जहां उन्हें बंद करके रखा गया था, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और अमित घर बैठे सब कुछ अपने मोबाइल पर देख रहा था। मैंने जैसे ही वीडियो देखा, अधीरा को देखकर मैं सन्न रह गई, और कुछ ही देर में अमित भी उसके पास दिखाई दिया। बस इतना समझते ही कि अमित मुझे धोखा दे रहा है, मैं घर से निकल गई। मैं कार चला रही थी, लेकिन नजर मोबाइल पर थी। अमित हमेशा कहता था कि वो अधीरा से नफरत करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उसे पाना चाहता है। और जब उसने अधीरा को छुआ, उसी पल मेरा मन किया कि मैं उसे मार डालूं। वो रो रही थी, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था? हाँ, मैं अधीरा की दोस्ती खो चुकी थी, लेकिन मैं एक औरत भी थी, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे मार दिया। मेरे अलावा किसी और को छूने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? अधीरा और अमित पति पत्नी जरूर थे कभी, लेकिन उस रिश्ते की सच्चाई सिर्फ मैं जानती थी। जब वो तब उसके करीब नहीं गया, तो अब क्यों, जबकि उसकी शादी मुझसे हो चुकी थी? जज साहिबा ने हैरानी से पूछा, इसलिए आपने उसे मार दिया? नैना ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, वो इसी लायक था। जज साहिबा ने कहा, तो आप पहले अदालत क्यों नहीं आई? नैना कांपती आवाज में बोली, मरने से किसे डर नहीं लगता। मुझे भी लगा था, बहुत डर लगा था, लेकिन जब मैंने देखा कि आदित्य और अधीरा एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे समझ आ गया, अधीरा फिर जीत जाएगी, और मैं उसे फिर जीतने नहीं दे सकती थी। अगर वो मर जाती तो फिर से महान बन जाती, सबकी नजरों में देवी, और मैं वही खलनायिका। नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकती थी। और अब जब अमित ही नहीं रहा, तो मैं जीकर भी क्या करूंगी? सब कुछ तो उसी को पाने के लिए किया था, और अब वो ही नहीं है तो कुछ भी नहीं बचा। गलती उसकी थी, मुझे धोखा देने की। मैंने उसे मार दिया, और मुझे जरा भी गिल्ट नहीं है। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। तभी जज साहिबा ने गंभीर स्वर में कहा, नैना, अमित कपूर की विधवा, जिन्होंने स्वयं अपने पति की हत्या का अपराध स्वीकार किया है, अदालत के समक्ष प्रस्तुत सभी सबूत और गवाह ये साबित करते हैं कि आपका बयान सत्य है। अतः तमाम परिस्थितियों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। नैना अचानक चीख उठी, नहीं, मुझे फांसी चाहिए, मैं जीना नहीं चाहती जज साहिबा। जज ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, आजीवन कारावास यही आपकी सजा है नैना। आपको जीना होगा, ताकि हर पल आपको अपनी गलतियों का एहसास होता रहे। फांसी आपके लिए बहुत आसान सजा होती। तभी गैवल की आवाज गूंजी, अदालत की कार्यवाही समाप्त की जाती है, और अधीरा मलिक को बाइज्जत रिहा किया जाता है। वहीं जज का फैसला सुनते ही आदित्य ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। अगर आज अधीरा को कुछ हो जाता, तो शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वहीं अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली। वो अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश कर रहा था। इन दिनों वो किस मानसिक दौर से गुजरा है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। अधीरा ने अपने होंठ भींच लिए और नजरें ऊपर उठा ली, लेकिन आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी धनराज नम आंखों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा, वेलकम बैक अधीरा मलिक। बस
इतना सुनते ही अधीरा टूट गई और रो पड़ी। धनराज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत सह लिया तुमने। भगवान के हर इम्तिहान में तुम पास हुई हो और आगे भी होती रहोगी। अब तक नहीं रोई तो आज मेरा बच्चा कमजोर कैसे पड़ गया? बोलो। अधीरा ने जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उनके हाथों पर रखकर फफक पड़ी। वो अब भी कटघरे में खड़ी थी। स्वर्णिमा सिंह ने एक नजर उसकी ओर देखा, उनकी आंखें भी भर आई थीं। वो भी उसे गले लगाकर दिलासा देना चाहती थी, उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनके कदम जैसे थम गए। शायद वो दीवार जो गलतफहमियों ने खड़ी कर दी थी आज टूट तो गई थी, लेकिन उसके मलबे के पार जाना अभी आसान नहीं था। उन्होंने धीरे से फाइल उठाई और थके हुए कदमों से बाहर निकल गईं। उधर उर्मिला जी और जतिन भी अधीरा के लिए बेहद खुश थे। राज और रेहान ने उसे देखा, जो अब भी धनराज के गले लगकर रो रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था कि अधीरा अपनी पहचान के साथ फिर से अपनों के बीच लौट आई थी। मलिक परिवार के लिए तो जैसे उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल गई थी। अनुष्का समीर के सीने से लगी रो रही थी और अमितेश जी संजना को संभाल रहे थे। ये खुशी का पल था, लेकिन आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि आंसुओं का अपना ही सच होता है। वो गम में भी बहते हैं और खुशियों में भी। मिस्टर सिंघानिया आगे बढ़े और आदित्य को संभाल लिया। वो अधीरा के लिए खुश थे और अब समझ चुके थे कि आदित्य के लिए अधीरा क्या मायने रखती है। अधीरा ने खुद को संभाला और इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। पीठ उसकी ओर थी, दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले चुपचाप खड़ा था। वो अभिमन्यु था। कोर्ट के बाहर अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। अनुष्का ने तुरंत खुद को संभाला और अधीरा की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स बुला लिए। अधीरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अभिमन्यु की ओर जाने लगी। तभी आदित्य की आवाज गूंजी, चंद्रमुखी। अभिमन्यु भी पलटकर पीछे देखने लगा। अधीरा को आदित्य ने कसकर गले लगा लिया था और वो खुद भी फूट फूट कर रो रहा था। अधीरा ने भी उसका साथ दिया, उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी। वो खुद भी रो रही थी। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस केस से बरी हो पाएगी या अपनी पहचान के साथ फिर से जी पाएगी, लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अधीरा और आदित्य उस वक्त भी एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े थे और आज भी एक दूसरे को बचाने के लिए खुद फांसी के फंदे तक जाने को तैयार थे। शायद दुनिया इनके इस पाक रिश्ते को कभी समझ ही ना पाए। कुछ देर बाद आदित्य की सांसें तेज होने लगी। रुक्मणी जी ने धीरे से उसे अधीरा से अलग किया। अधीरा ने चिंता भरी आवाज में कहा, आदि अब सब ठीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है ना? आदित्य ने उसके जख्मों को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, आराम की जरूरत तो तुम्हें भी है चंद्रमुखी। अधीरा ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए रुक्मणी जी से कहा, आंटी ये सुनने वाला नहीं है, इसे लेकर जाइए। आदित्य ने मासूमियत से पूछा, मिलने आओगी ना? अधीरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आदित्य ने फिर जिद की, पक्का ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी राह देखते देखते मेरी सांसों की डोर ही टूट जाए। अधीरा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। आदि ऐसी बातें क्यों करते हो? आदित्य के परिवार वाले उसकी बात सुनकर बेचैन हो उठे। आदित्य तुरंत संभलते हुए बोला, ठीक है, नहीं कहूंगा अब, लेकिन कल मिलने जरूर आना। आज आदित्य बच्चों की तरह जिद कर रहा था। शायद उसे भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। कुछ देर बाद वो अपने परिवार के साथ चला गया। अधीरा की नजरें उसे जाते हुए देखती रहीं। फिर उसने सामने देखा जहां अब कोई नहीं था। हमेशा की तरह देर से ही सही, लेकिन सच की जीत हुई थी। उसने नम आंखों से अपने कान्हा का शुक्रिया अदा किया। बाहर निकली तो लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर सबका आभार जताया। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स उसे घेरे हुए थे, जो भीड़ को हटाकर उसके लिए रास्ता बना रहे थे। पीछे पीछे मलिक परिवार भी आ रहा था, उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम था। उर्मिला जी अधीरा का बदला हुआ रूप देखकर स्तब्ध थीं। वो उसे नाम और चेहरे से पहचानती थीं, अधीरा मलिक। लेकिन उनके सामने जो खड़ी थी वो वही अधीरा थी जो इतने महीनों से उनके घर में रति बनकर रह रही थी, अपनी पहचान खोकर दर दर भटकने को मजबूर। और उन्होंने उसे कितना कुछ सुना दिया था, फिर भी वो चुपचाप सब सहती रही। जतिन भी अंदर ही अंदर शर्मिंदा था कि उसने गुस्से और गलतफहमी में अधीरा से क्या क्या कह दिया था। उधर अभिमन्यु अपनी कार के बोनट से टिके खड़ा था। उर्मिला, जतिन और आयशा का इंतजार कर रहा था। वही रेहान अपनी कार ले आया था। राज भी उसके साथ ही जाने वाला था। जैसे ही अधीरा सामने आई, अभिमन्यु के दिल में एक टीस सी उठी। वो उसके सामने थी, लेकिन वो उसे गले भी नहीं लगा सकता था। फिर भी वो खुश था इस बात से कि अब अधीरा अपनी जिंदगी फिर से जी सकेगी। दुनिया को, उसके फैंस को, भारत को फिर से अधीरा मलिक मिल चुकी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार उस पर गिर रही थी। वो नजरें झुकाए जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में अभिमन्यु भी एक सुकून भरी सांस के साथ अपने परिवार के साथ रेहान के फ्लैट की ओर निकल गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, आखिरकार उसके कान्हा ने उसे इस संकट से बाहर निकाल ही लिया। कुछ देर बाद कारों का काफिला मलिक मेंशन पहुंचा। अधीरा को ऐसा लगा जैसे वो एक लंबा अरसा बाद अपने घर लौटी हो। संजना जी की कार सबसे पहले अंदर पहुंची। उन्होंने तुरंत नौकरों को कुछ निर्देश दिए। अनुष्का ने धीरे से अधीरा का हाथ थाम लिया। अधीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अनुष्का ने उसकी ओर देखे बिना ही उसकी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे कहना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। समीर और अनुष्का के बीच अधीरा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आई। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, संजना जी ने रोकते हुए कहा, एक मिनट, इतने दिनों बाद मेरी बेटी अपने घर आई है। उनकी आवाज भर्रा गई। तुमने बहुत बड़ी जंग जीती है अधीरा, जो तुमने सहा है शायद हम कभी समझ भी ना पाए। अधीरा अपनी माँ को देखकर वैसे ही भावुक हो चुकी थी।
और उनकी बातें सुनकर उसके आंसू बह निकले। माँ! उसकी तड़प भरी आवाज सुनकर संजना जी खुद को संभाल नहीं पाईं। आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने प्यार से उसके आंसू पोंछे, माथे पर रोली का टीका लगाया और उसकी आरती उतारी। उन्होंने कहा, मलिक मेंशन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही अधीरा अंदर कदम रखती है, उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। घर के सभी नौकर खुशी से उस पर फूल बरसा रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आज सही मायनों में उसे अपना परिवार वापस मिला था। अनुष्का ने माहौल हल्का करने के अंदाज में कहा, अद्दू जा पहले फ्रेश हो जा, मुझे तो आज बहुत तेज भूख लगी है। समीर ने घड़ी देखते हुए कहा, तुम लोग लंच करो, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। अधीरा जाते जाते रुक गई। आप भी हमारे साथ लंच कर लेते, अच्छा लगता। समीर मुस्कुराया। उसने कहा, जब हमारी साली साहिबा इतनी प्यार से कहेंगी तो रुकना तो पड़ेगा ही। अनुष्का ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं अगर थोड़ा सा बैठने को बोल दूं तो मरीज याद आ जाते हैं। समीर हंस पड़ा, कर लो शिकायत, इसी डॉक्टर के साथ पूरी जिंदगी निभानी है। कई सालों बाद ऐसा लग रहा था जैसे मलिक मेंशन में फिर से खुशियों ने दस्तक दी हो। अधीरा हल्की मुस्कान के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शावर लेते समय उसकी नजर अपने जख्मों पर पड़ी, जो अब तक पूरी तरह भरे नहीं थे। अचानक अमित की हैवानियत की यादें सामने तैर गईं। अगर उस दिन आदित्य नहीं आता तो क्या होता। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। वो नीचे आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर सब उसी का इंतजार कर रहे थे। अमितेश जी संजना जी को गौर से देख रहे थे। उनके कदम कभी किचन की ओर जाते तो कभी डाइनिंग एरिया में लौट आते। यही तो वो संजना मलिक थी जिनसे उन्होंने शादी की थी, जो कभी दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। अधीरा ने टेबल पर नजर डाली। हर डिश उसकी पसंद की थी। वो एक पल को ठिठक गई, क्योंकि उसे तो अपनी पसंद याद ही नहीं रही थी। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते वो कुछ भी खा लेती थी, बस भूख मिटाने के लिए। उसकी दुनिया बस मिष्ठी तक सिमट गई थी। फिर राठौर परिवार का हिस्सा बनी तो सबकी पसंद का ख्याल रखते रखते अपनी पसंद कहीं पीछे छूट गई। जैसे ही उसने राजमा चावल का पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ के हाथ के खाने का स्वाद कोई बच्चा कैसे भूल सकता है भला। संजना जी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, अद्दू क्या हुआ, तीखा है क्या? सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अधीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो बहुत दिनों बाद राजमा चावल खाया है, इसलिए। संजना जी ने तुरंत पूछा, अच्छा लगा ना? अधीरा ने नम आंखों से कहा, आपके हाथों में जादू है माँ, हमेशा की तरह बेस्ट। संजना जी हैरान रह गईं। उसे कैसे पता कि ये खाना उन्होंने बनाया है? अधीरा बस मुस्कुरा दी। कैसे बताती? उनके हाथ की हर डिश उसकी पसंदीदा हुआ करती थी। लंच के बाद समीर हॉस्पिटल के लिए निकल गया और अनुष्का अपने कमरे में। वो अभी भी कमजोर थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए भेज दिया गया। शाम का वक्त था। अचानक अधीरा को महसूस हुआ जैसे कोई नन्हे नन्हे हाथ उसके माथे को सहला रहे हों। वो नींद में ही हल्का सा मुस्कुराई। मिष्ठी। मिष्ठी ने झुककर उसके गालों को चूमते हुए धीमे से कहा, मम्मा। अधीरा ने उन नींदी हालत में उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चूम लिया, लेकिन अगले ही पल वो झटके से उठ बैठी। सामने सच में मिष्ठी खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से बस उसे ही देखती हुई। अधीरा की आंखों में हैरानी भर गई। मिष्ठी यहाँ? मिष्ठी कुछ बोल नहीं पाई, बस अपनी मम्मा को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रो पड़ी। अधीरा घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? लेकिन मिष्ठी का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। वो क्या कहती? इतने दिनों बाद अपनी माँ को सामने देख उसके अंदर जमा सारा दर्द आंसुओं बनकर बाहर आ रहा था। अधीरा ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कभी उसे खुद से दूर ही नहीं जाने देगी। मिष्ठी को सीने से लगाए वो कमरे से बाहर आई। तभी नीचे लिविंग रूम से कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। उसने नजर दौड़ाई। आनंद जी और उर्मिला जी के साथ जतिन खड़ा था। दूसरे काउच पर आयशा, रेहान और राज बैठे थे। लेकिन अधीरा की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। और फिर कुछ ही पलों में वो भी नजर आ गया। अभिमन्यु अनुष्का के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रहा था और अधीरा मिष्ठी को गोद में लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसकी आंखों के सामने वही पल घूमने लगे जब वो टूटी। अभिमन्यु उसके साथ खड़ा रहा। उसने उसे संभाला, उसका हौसला बढ़ाया, उर्मिला जी के खिलाफ तक चला गया। जब अधीरा जेल में खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रही थी, तब वही उम्मीद की एक नई किरण बनकर उसके पास आया। उसने बड़े प्यार से उसके बिखरे वजूद को समेटा, उसे एहसास दिलाया कि वो अधीरा है, एक मजबूत औरत जो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं। जैसे ही अधीरा नीचे पहुंची, अभिमन्यु की नजर उस पर ठहर गई। लाइट पिंक सलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और मिष्ठी उसकी गोद में ऐसे चिपकी थी मानो अब उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। अधीरा ने मिष्ठी को गोद में लिए ही आनंद जी और उर्मिला जी के पैर छुए। दोनों के हाथ अपने आप उसे आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। सॉरी माँ, पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। फिर संजना जी की तरफ मुड़ते हुए, मम्मा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उर्मिला जी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, मैंने ही मना किया था। कल हम सब जयपुर के लिए निकल रहे हैं, सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लें। जाने का नाम सुनते ही अधीरा की नजर बेचैनी से अभिमन्यु को ढूंढने लगी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। वो सबके बीच बैठ तो गई, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी जतिन बोला, अधीरा मैंने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अधीरा हल्का सा मुस्कुराई। आपकी जगह कोई भी होता तो यही समझता। इतना कहकर उसकी नजर मिष्ठी पर ठहर गई। वो धीमे से उर्मिला जी की तरफ मुड़ी, फिर बोली, माँ वो मिष्ठी। वो असमंजस में थी। क्या अब भी उस पर उसका कोई हक है? वो किस हक से उसे अपने पास रखे?
लेकिन मिष्टी की नजरों में तो वही उसकी माँ थी। आनंद जी उसकी दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा कुछ दिन उसे अपने पास ही रखो, फिर कुछ दिन बाद खुद अभिमन्यु बैंड बाजे के साथ तुम्हें लेने आएगा। क्यों अमितेश जी? ये सुनते ही अधीरा ने हैरानी से नजर उठाई। उर्मिला जी बोली, अभिमन्यु ने हमें सब बता दिया है। हाँ, वो शुरू से ही अपने मन का करता आया है, पर मांग में सिंदूर भर देने से ही शादी पूरी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी सारी रस्मों के साथ हो। अधीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अभिमन्यु वो हमेशा की तरह बेखबर बस उसे ही देख रहा था। कमरे में बैठे हर शख्स की नजर उस पर थी। रेहान ने मन में कहा, पागल। राज ने कहा, बावरा। जतिन ने कहा, दीवाना। आयशा ने कहा, आशिक। उर्मिला ने कहा, ये लड़का नाक कटवाएगा। अचानक अधीरा बोली, माँ वो मिष्टी शायद सो गई है, मैं उसे सुला कर आती हूँ। जतिन हैरानी से बोला, इतनी जल्दी? अधीरा के जाने के बाद मिष्टी को संभालना सबके लिए मुश्किल हो जाता था। सोना तो जैसे वो भूल ही गई थी। बहुत मुश्किल से जतिन उसे सुलाता था। खेलने और खाना खिलाने में आयशा साथ देती, पर सोने के वक्त उसे सिर्फ अधीरा ही चाहिए होती थी। अधीरा ऊपर अपने कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने मिष्टी को बेड पर सुलाया, दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो पलटी, सामने अभिमन्यु खड़ा था। अधीरा घबरा गई। उसने कहा, आप? उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई जो अभी अभी बंद हुआ था। वो उठने ही वाली थी कि अभिमन्यु तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शायद अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। पहले ये उसका एक तरफा प्यार था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अधीरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। लेकिन जब कोई इंसान आपकी किस्मत में होता है तो वो किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी में आ ही जाता है। उसने गहरी सांस लेते हुए फुसफुसाया, अधीरा। अचानक इस तरह गले लगने से अधीरा सिहर उठी। लेकिन ये पहली बार नहीं था, वो हमेशा ऐसा ही था, अचानक, बेकाबू और सच्चा। इस बार अधीरा ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर रख दी, क्योंकि वो खुद भी तो उसके प्यार के लिए तड़प रही थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। अभिमन्यु ने कहा, बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब तुम्हें कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। अधीरा ने हल्के से नजरें उठाईं। उसने कहा, फिर शादी कैसे होगी? उसकी आवाज धीमी थी और आंखों में शर्म साफ झलक रही थी। वो चाहकर भी अभिमन्यु की आंखों में सीधे नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसकी बेचैन निगाहें जैसे उसके पूरे चेहरे को पढ़ लेना चाहती थी। अभिमन्यु ने बिना पलक झपकाए कहा, हमारी शादी हो चुकी है, अब मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। अधीरा ने इस बार उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन ठहराव भरे शब्दों में कहा, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं आपके साथ शादी की हर रस्म निभाना चाहती हूँ। आपके नाम की हल्दी, आपके नाम की मेहंदी, सब कुछ आपके नाम का। अग्नि के सामने आपके साथ 7 फेरे लेने हैं और उन 7 वचनों को पूरी जिंदगी निभाना है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें भर आईं। अधीरा ने कभी अपने प्यार का इजहार शब्दों में नहीं किया था। शायद दोनों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए कहती रही और अभिमन्यु, वो तो उसकी आंखों में ही अपना जवाब ढूंढ लेता था। लेकिन आज उसके होठों से ये सब सुनकर उसका सारा धैर्य टूट गया। उसने बिना कुछ सोचे अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अधीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो शायद कुछ कह भी नहीं पाती अगर तभी उसका फोन न बज उठा होता। वो झटके से उससे अलग हुई, लेकिन अभिमन्यु अभी भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। अभी, वो धीमे से बोली, जैसे उसे मनाने की कोशिश कर रही हो, किसी का फोन आ रहा है। उसने मासूम सा चेहरा बनाया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अनमने मन से बेड पर बैठ गया। फोन स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। जैसे ही अधीरा ने कॉल रिसीव किया, उधर से किसी के सिसकने की आवाज आई। हॉस्पिटल जल्दी आ जाओ, शायद उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो अभिमन्यु से भी मिलना चाहता है। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, अगर हो सके तो उसे भी लेकर आना। आवाज टूट रही थी और अधीरा के हाथ कांपने लगे। वो आगे कुछ सुन ही नहीं पाई। कुछ देर पहले जो गाल शर्म से लाल थे, अब उन्हीं पर आंसू बह रहे थे। अभिमन्यु उसकी हालत देख घबरा गया। उसने पूछा, अधीरा क्या हुआ? वो हड़बड़ाकर बोली, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, वो जा रहा है। आखिरी शब्द उसके होठों पर ही टूट गए और वो अभिमन्यु के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये कैसी विडंबना थी। वो जीना चाहता था लेकिन जी नहीं सकता था। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, जीने की चाह थी, लेकिन किस्मत ने उसे सपने देखने का भी हक नहीं दिया। एक जिंदगी से भरपूर इंसान आज मौत की दहलीज पर खड़ा था। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए कहा, चलो जल्दी। वो जानता था अधीरा के लिए आदित्य क्या मायने रखता है। उसे उनकी दोस्ती पर कभी शक नहीं हुआ, लेकिन आदित्य के जज्बातों से वो अनजान भी नहीं था। फिर भी उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जिसकी सांसें गिनी चुनी रह गई हों, उससे कैसा गिला। और शायद कहीं ना कहीं वो उसका शुक्रगुजार भी था, क्योंकि उसी की वजह से आज अधीरा उसके पास सुरक्षित थी। ना चाहते हुए भी अभिमन्यु के दिल में आदित्य के लिए एक अलग जगह बन गई थी। दोनों हड़बड़ी में नीचे आए। उन दोनों को इस हालत में देखकर संजना जी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, वो आदित्य की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उसकी मम्मा का कॉल आया था। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। रेहान और राज तुरंत उठ खड़े हुए, हम भी चलते हैं। आयशा भी उनके साथ उठ गई। जतिन ने उर्मिला जी की तरफ देखा, माँ आप मिष्टी का ध्यान रखना। और फिर वो भी सबके साथ बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में सब मलिक मेंशन से निकल चुके थे, पीछे सिर्फ बड़े रह गए।
एक कार में अधिरा, अभिमन्यु, अनुष्का और आयशा थे। दूसरी में राज, रेहान और जतिन। आदित्य से सबकी ज्यादा नजदीकी नहीं थी, लेकिन जब भी वो मिला अधिरा के साथ ही मिला। उसका हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव सबको याद था, और सबसे बड़ी वजह थी अधिरा। आज वो उसी की वजह से सबके बीच सुरक्षित खड़ी थी। उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई का हर कोई गवाह था। पूरे रास्ते अधिरा खामोश रही, बस बीच बीच में उसकी सिसकियां कार की खामोशी को तोड़ देती। इस वक्त कोई उसे ये नहीं कह सकता था सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब जानते थे अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां सिंघानिया हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। सब तेजी से अंदर की ओर बढ़े, लेकिन अधिरा के कदम धीमे पड़ गए। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा। वो सहमी हुई, डरी हुई वहीं ठहर गई थी। अभिमन्यु ने कहा, अधिरा। वो उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। अधिरा ने नम आंखों से सामने दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से ना में सिर हिलाने लगी। सबके कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अधिरा की आवाज भर्रा गई। मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकती। अभिमन्यु ने थोड़ी सख्ती से कहा, तो क्या वो तुम्हारा इंतजार करते करते दुनिया छोड़ दे? नहीं, लेकिन अभी क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, आवाज गले में अटक गई। उसकी हालत देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, यही जीवन है अधिरा। अधिरा फूट पड़ी, मेरे साथ ही क्यों? पहले समय, फिर रति और अब आदित्य, सब मुझे छोड़कर ही क्यों जा रहे हैं? वो घुटनों के बल वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अनुष्का तुरंत उसके पास आई। अद्दू प्लीज उसे एक बार मिल लो, वरना जिंदगी भर पछताओगी। अधिरा ने किसी तरह खुद को संभाला। नहीं, तुम सही कह रही हो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं मिलने आऊंगी, लेकिन उसे इतनी जल्दी अलविदा नहीं कहना था। आंसू पोंछते हुए वो उठी और भागते हुए उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कॉरिडोर में खड़े हर शख्स की आंखें नम थीं। अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया, बेचैन, परेशान। आदित्य का जाना एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन जिस तरह अधिरा टूट रही थी, उसे संभालना अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। आने वाले दिनों में वो खुद को कैसे संभालेगी, ये सोचकर ही उसका दिल बैठ गया। अधिरा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा आदित्य के चारों तरफ पूरा सिंघानिया परिवार मौजूद था। कुछ दूरी पर धनराज जी खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अधिरा तेजी से अंदर आई थी, लेकिन आदित्य की हालत देखकर उसके कदम वहीं थम गए। तभी पीछे से अभिमन्यु, जतिन, आयशा, अनुष्का, रेहान और राज भी अंदर आ गए। अधिरा की आवाज कांप गई। आदि। आदित्य का पूरा शरीर मशीनों से घिरा हुआ था। एक ही दिन में उसका चेहरा बेजान सा लगने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ सांस लेता हुआ एक शरीर हो। लेकिन जैसे ही उसने अधिरा की आवाज सुनी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश की। नहीं आदि, रुक्मणी जी रोते हुए बोली, ऐसा मत कर बेटा। आदित्य ने धीमे से कहा, माँ, कितने दिन, कितने घंटे अपने आदि को रोक पाओगी? उसकी की बात सुनकर रुक्मणी जी का दिल टूट गया। वो पीछे हट गईं और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। आंखों में आंसू लिए आराधना ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उस पल वहां मौजूद हर इंसान अंदर से बिखर चुका था। अधिरा उसका हाथ थामे उसके पास बैठ गई। आदित्य की नजर धीरे से अभिमन्यु पर गई। तुम्हारी ही है, इस तरह हमें मत घूरो। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु झेप गया और बाकी सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन इस जन्म तक ही, क्योंकि अगले जन्म में ये सिर्फ मेरी होगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। ऊपर जाकर जल्दी नीचे आने का बंदोबस्त भी तो करना है। मुझे पता है ऊपर जाकर यमराज जी भी अफसोस करेंगे, पर उनसे एक बात जरूर कहूंगा, अगले जन्म में जिंदगी की लकीर थोड़ी लंबी देना। इस बार ऊपर वाले ने वक्त ही नहीं दिया, नहीं तो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। आदि प्लीज ज्यादा मत बोलो। कांप गई। आदित्य ने गहरी सांस ली। इससे क्या बदल जाएगा, बस कुछ मिनट और। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। सामने खड़े सब लोगों को देखते हुए वो फिर बोला, तुम सबको देखकर अच्छा लगा। मेरे कभी ज्यादा दोस्त नहीं रहे, अगली बार कोशिश करूंगा बहुत सारे दोस्त बनाऊं। वो हल्के हल्के सांस लेते हुए मुस्कुराया। पता है, मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी है। माँ पापा के साथ एक लंबी ट्रिप पर जाना था, अपने भतीजे भतीजी के साथ खेलना था, ढेर सारे दोस्त बनाना था, थोड़ी बहुत आवारागर्दी भी करनी थी। हल्की हंसी उसके होठों पर आई, और उस बात पर भैया और पापा की डांट भी सुननी थी। पापा, आपने कभी नालायक बेटा नहीं कहा, ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। रणविजय कुछ नहीं कह पाए। उनका सीना जो हमेशा गर्व से भरा रहता था, आज टूट चुका था। और हाँ, ढेर सारी गर्लफ्रेंड बनानी थी, पर आखिर में शादी तुमसे ही करता। अधिरा सकपका गई और आदित्य हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा हूँ, सब जानता हूँ, पर दिल है कि मानता नहीं। चंद्रमुखी। उसकी सांसें फिर से लड़खड़ाने लगी। मेरा सपना अधूरा रह गया। मुंबई तक तो आ गया, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। वो खोए हुए अंदाज में बोला, हम दोनों साथ में गाते, कितना अच्छा होता ना। एक बार फिर से साथ में गुनगुनाते हैं। अधिरा रो पड़ी। नहीं आदि, अभी नहीं, तुम ठीक हो जाओ फिर। अब नहीं ठीक होने वाला चंद्रमुखी, उसने मुश्किल से कहा। मेरी आखिरी ख्वाहिश मान लो, एक बार। अधिरा ने कांपती आवाज में गाना शुरू किया और आदित्य ने भी अपनी बची हुई ताकत जुटाकर साथ दिया। कमरे में हर दिल टूट रहा था, लेकिन वो दोनों गा रहे थे। आदित्य की आवाज टूटने लगी, फिर भी उसने आखिरी कोशिश की। अचानक एक तेज हिचकी आई। आदित्य की धीमी आवाज गूंजी, शाम क्यों हो रही? माँ।
और फिर सब कुछ थम गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदि! रुक्मणी चीख पड़ी। रणविजय फफक कर रो पड़े। हर कोई बिखर चुका था, लेकिन अधीरा अब भी मानने को तैयार नहीं थी। आदि नहीं जा सकते, पूरा गाना भी नहीं गाया, अभी तो बाकी है। वो फिर गाने लगी। वो उसके सीने पर सिर रखकर टूट गई। आदि, आ जाओ, तुम्हारी चंद्रमुखी को तुम्हारी जरूरत है, हम साथ में गाएंगे, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, मत जाओ। अभिमन्यु ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू हो चुकी थी। खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। डॉक्टर ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी, एक नजर सब पर डाली और कहा, ही इज नो मोर। लेकिन अधीरा ने मिष्टी को ऐसे सीने से लगा लिया जैसे अब उसे किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने देगी। कभी कभी बच्चे सच में मरहम बन जाते हैं। अनुष्का ने जतिन को समझाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, हम सब हैं मिष्टी के साथ। अभी दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। सभी जयपुर के लिए निकल गए। लेकिन राज, रेहान और अभिमन्यु मुंबई में ही रुक गए। अमितेश जी ने अभिमन्यु से मलिक मेंशन में रुकने को कहा, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर टाल दिया। हाँ, सुबह शाम वो अधीरा के पास जरूर आता था। देखते ही देखते दिन बीतते गए और आज आदित्य की तेरहवीं थी। अभिमन्यु ने बहुत मुश्किल से अधीरा को वहां जाने के लिए तैयार किया। इन दिनों अधीरा बिल्कुल बदल गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, पहले से ही दुबली थी, अब और कमजोर दिखने लगी थी। उसे संभलने का मौका ही कहाँ मिला था। जब जिंदगी को समझने का वक्त आया, तभी उसका सबसे अजीज दोस्त उसे छोड़कर चला गया। जब वो वहां पहुंची तो सामने हॉल में आदित्य की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिस पर ताजे फूलों का हार सजा था। उसे देखते ही सिंघानिया परिवार की आंखें भर आईं। आदित्य उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं था, गर्व था। डॉक्टर ने जब बीमारी के बारे में बताया था तो उन्हें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। नाम, शोहरत, पैसा, कुछ भी उसे नहीं बचा सका। अधीरा नम आंखों से उसकी तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर इतनी जीवंत लग रही थी जैसे अभी बाहर आकर उसे पुकारेगा, चंद्रमुखी। वो यूं ही उसे निहारती रहती, अगर रुक्मणी जी ने आवाज न दी होती। अधीरा! वो पीछे मुड़ी। रुक्मणी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आती रहना, अच्छा लगेगा। अधीरा को अचानक एहसास हुआ जैसे आदित्य यहीं कहीं आसपास है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। अचानक उसका मन और भारी हो गया। तभी एक धीमी सी आवाज आई, चंद्रमुखी। अधीरा
ठिठक गई। वो उस आवाज, मैं यहाँ हूँ चंद्रमुखी। अधीरा की आंखें फैल गईं। लेकिन तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? तुम्हारी यादों में हूँ। जब भी तुम अपने आदि को याद करोगी, उसे हमेशा अपने आसपास महसूस करोगी। अधीरा ने आंखें बंद की और सच में वो उसे महसूस कर पा रही थी। यहाँ आती रहना, माँ पापा भैया भाभी को अच्छा लगेगा। जब भी वो तुम्हें देखेंगे उन्हें लगेगा कि उनका आदि यही है। पहले तो अधीरा समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना और आती रहना। आओगी ना? अधीरा की आंखें भर आईं। तुम मिलोगे ना? तुम शायद भूल गई हो, आत्मा अजर अमर होती है। मेरा शरीर खत्म हुआ है, मैं नहीं। अधीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। और अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर लग रही हो। फिर से अपने करियर पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। मुझे भी तो आना है, एक नए रूप में। अधीरा, अचानक आवाज आई। उसने आंखें खोली। सामने अभिमन्यु खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सच्ची हल्की सी मुस्कान खिल गई। शायद अब वो समझ चुकी थी आदित्य क्या कहना चाहता था। और अभिमन्यु, उसने भी बहुत दिनों बाद उसे यूं मुस्कुराते देखा था। अंदर लौटते ही अधीरा का व्यवहार बदल चुका था। अब वो उस घर में मेहमान नहीं, एक बेटी की तरह घुल मिल गई थी। पूजा के बाद उसने रुक्मणी जी को जबरदस्ती खाना खिलाया। अयान और आराधना भी उसे देखकर खुश हो गए थे। सच ही कहा था आदित्य ने, वो सब अधीरा में अपने आदि को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अब सच में उनकी आदि की दुनिया बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अधीरा ने भी खुद को संभाल लिया। मिष्टी अब भी उसके पास ही रहती थी और अभिमन्यु हर हफ्ते जयपुर से मुंबई आता जाता रहता था। अधीरा ने अपने करियर पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन एक आदत अब भी नहीं बदली थी। जब भी वो घर से निकलती, सिंघानिया हाउस जरूर जाती। चाहे लंच हो, डिनर हो या सिर्फ एक कप चाय ही क्यों ना हो। शायद वहीं वो अब भी आदित्य को अपने आसपास महसूस करती थी। वो नहीं था, लेकिन उसका एहसास, उसका रिश्ता अब भी वहीं था। और अब वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दिल का जुड़ाव बन चुका था। इधर स्वर्णिमा सिंह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपनी गलतफहमी में उसने समय की मौत का जिम्मेदार अधीरा को मान लिया था, जबकि सच में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो मलिक मेंशन पहुंची तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए, खासतौर पर अधीरा। संजना जी ने कहा, स्वर्णिमा जी आइए, प्लीज बैठिए। वो संकोच से एक सिंगल काउच पर बैठ गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद स्वर्णिमा ने अधीरा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो अधीरा। उनकी आवाज में पछतावा साफ था। अधीरा तुरंत बोली, आंटी प्लीज, आप बड़ी हैं, लेकिन हरकत तो बहुत छोटी की थी ना। स्वर्णिमा की आंखें भर आईं। बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी ठहरा दिया, तुमसे कितनी कड़वी बातें कहीं, और कोर्ट में। वो रुक गईं। अधीरा उनके पास जाकर बैठ गईं और उनके हाथ थाम लिए। अब सब साफ है ना? और कोर्ट में आप अपना काम कर रही थी, वहां सवाल जवाब होना आम बात है। आप नहीं होती तो कोई और होता, और शायद उससे भी बुरे सवाल करता। स्वर्णिमा के पास कहने को कुछ नहीं था। इतनी आसानी से माफ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तभी संजना जी चाय लेकर आईं। चाय? उस पल स्वर्णिमा के दिल से सारी ग्लानि उतर गई। उन्हें लगा शायद समय अब सच में उन्हें माफ कर चुका है। वो चली गईं। और इधर राठौर और मलिक परिवार ने अभिमन्यु और अधीरा की शादी की तारीख तय कर दी। लेकिन सबसे खास बात ये थी, उस तारीख पर एक नहीं बल्कि 2 शादियां होने वाली थीं, जतिन और आयशा की भी। 6 महीने बाद अधीरा गाना गा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। जब भी वो गाती, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और होठों पर एक दिलकश मुस्कान खिल उठती। उसे देखकर सुनने वालों की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती। लेकिन आज वो पूरी तरह अभिमन्यु के प्यार में डूबी हुई थी। आज भारत का सबसे बड़ा लाइव म्यूजिक इवेंट था, जहां देश के बड़े बड़े सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे। कांजीवरम साड़ी में लिपटी, कमर तक लहराते रेशमी बाल, कानों में बड़े झुमके, आंखों में गहरा काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक, वो किसी स्वप्न सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ जयपुर में अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा अभिमन्यु टीवी पर उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। उसकी मुस्कान देखते ही उसका दिल उसके पास जाने को मचल उठता। लेकिन उसने खुद को समझाया, कल ही तो मालिक फैमिली मुंबई से जयपुर आ रही है, बस कुछ घंटों की बात है, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं, जल्द ही वो मेरे सामने होगी। इधर मलिक परिवार ने समीर के माता पिता से बात करके अनुष्का और समीर की शादी भी अधीरा और अभिमन्यु के साथ ही तय कर दी। दोनों शादियां साथ होने वाली थीं और सिंघानिया परिवार भी इस खुशी के मौके पर उदयपुर पहुंचने वाला था। हाँ, शादी उदयपुर में ही होने वाली थी। ये सब कुछ तब प्लान हुआ जब जतिन ने धीमे से कहा, अभी मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जीने के लिए मिष्टी काफी है। अभिमन्यु ने समझाया, भाई मिष्टी के बारे में भी तो सोचिए। जतिन ने कहा, उसके लिए अधीरा है ना, वो तो उसे ही अपनी माँ मानती है। और आप? अभिमन्यु की आवाज गंभीर हो गई। उसने कहा, क्या आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है? जतिन कुछ पल चुप रहा, फिर खोए हुए अंदाज में बोला, वो थी, लेकिन बीच राह में ही छोड़कर चली गई। अभिमन्यु ने कहा, भाई आप दोनों का साथ बस कुछ वक्त के लिए था, शायद किस्मत को यही मंजूर था। शादी के बाद आपका मिशन पर जाना, फिर आपकी मौत की खबर, रति का अधीरा से मिलना, उसका ब्रेन ट्यूमर, अगर वो एक्सीडेंट से बच भी जाती तो भी शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। अभिमन्यु की बात सुनकर जतिन चुप हो गया। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, लेकिन एक सच और है, आयशा आपसे बहुत प्यार करती है, और आज से नहीं, बहुत पहले से। वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाई। जतिन ने उसे घूरते हुए कहा,
तो इसलिए वो तुम्हारे साथ सगाई के लिए तैयार हो गई? अभिमन्यु हंस पड़ा। भाई, वो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इतना समझ लो, आपको आयशा से बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। पर मैं जतिन कुछ कहता उससे पहले ही, जिंदगी एक सफर है भाई। अभिमन्यु ने उसकी बात काट दी। इस सफर में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ का साथ बस थोड़े वक्त के लिए होता है, जैसे रति और आदित्य। तो अब कोई बहाना नहीं, मेरी शादी होगी तो आपकी भी होगी, वरना मैं शादी ही कैंसिल कर दूंगा। जतिन ने हैरानी से उसे देखा। सच में? तू अधीरा से? अभिमन्यु घबरा गया। उसने कहा, हमें तो शादी की जरूरत ही नहीं थी, हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है। लेकिन माँ पापा के सपने, वो अपने दोनों बेटों को सहरा बांधे देखना चाहते हैं, और आप बड़े हो, आपसे पहले मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? वो भावनाओं का जाल बुनते हुए बोला। प्लीज मान जाइए ना। इस वक्त वो किसी जिद्दी बच्चे जैसा लग रहा था। अपने भाई को ऐसे देखते ही जतिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस इतना सुनना था कि अभिमन्यु खुशी से उछल पड़ा और उसे गले लगा लिया, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। जब अभिमन्यु ने उर्मिला जी और आनंद जी को ये खबर दी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटे की जिंदगी में फिर से खुशियों की दस्तक सुनकर वे भावुक हो उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुशियां इस तरह अचानक लौट आएंगी। दरअसल इन सबकी जिंदगियां कहीं न कहीं उलझी हुई थीं और उन्हें सुलझाना आसान नहीं था। मुंबई में रात के वक्त संजना जी ने आवाज लगाई, अनु और अद्दू, तुम दोनों ने अपना बैग ठीक से पैक कर लिया ना? कल सुबह की फ्लाइट है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, मॉम, मैंने तो एक हफ्ते पहले ही पैकिंग कर ली थी, आप मेरी चिंता मत करो। हाँ, अपनी लाडली से पूछ लीजिए। वो खाते हुए मुस्कुरा रही थी। अधीरा ने हल्की नजर अनुष्का पर डाली। माँ, मेरी और मिष्टी दोनों की पैकिंग हो चुकी है। अनुष्का ने उसे घूरते हुए कहा, तू कितनी बड़ी झूठी है अद्दू। मिष्टी का बैग तूने कब पैक किया? वो तो मैंने और मिष्टी ने मिलकर किया है ना मिष्टी? मिष्टी तुरंत बोली, हाँ नानी माँ, मासी बिल्कुल सही बोल रही हैं। मम्मा, झूठ बोलना गंदी बात होती है। और उसने मासूमियत से अधीरा को देखा। अधीरा ने भौहें चढ़ाई। मासी की चमची, मैंने कब कहा कि मैंने पैकिंग की है? बस इतना कहा था कि मिष्टी की पैकिंग हो गई है। वो प्लेट उठाते हुए मुस्कुराई। लोग बिना कहे ही बातों का अनर्थ निकाल लेते हैं। जाते जाते उसने शरारती नजर से अनुष्का को देखा। अनुष्का ने जोर से कहा, चंट हो गई है तो अद्दू। वो कुछ और कहती उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। हेलो? नहीं, अभी एक हफ्ते तक वो कोई डेट्स नहीं दे सकती। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, बड़ी फिल्म है, अच्छी बात है सर, लेकिन अगर आपको उसकी आवाज ही चाहिए तो एक हफ्ता इंतजार तो कर सकते हैं, राइट? अब अधीरा का सारा प्रोफेशनल काम अनुष्का ही संभालती थी। अपने बिजनेस के साथ साथ वो अधीरा की करियर लाइफ भी बेहद समझदारी से मैनेज कर रही थी। इसी का असर था कि अधीरा की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हाँ, बॉलीवुड का एक वर्ग उसे पसंद नहीं करता था। अक्सर किसी न किसी इवेंट में उसके खिलाफ गलत बयान दे देता था। लेकिन अनुष्का ने सोशल मीडिया के जरिए हर बार उन सब का जवाब बड़ी स्मार्टनेस से दिया। जब भी अधीरा फ्री होती वो अनुष्का के ऑफिस चली जाती। और मिष्टी, उसकी तो मौज थी, नाना नानी, मासी माँ, और ऊपर से समीर का भी ढेर सारा प्यार। अगले दिन वो फिर से जयपुर शहर में कदम रख चुकी थी। कभी यही शहर था जहाँ वो एक नई पहचान के साथ आई थी, मिष्टी का हाथ थामे उसकी माँ बनकर। इस शहर ने उसे बहुत कुछ दिया था, लोगों पर भरोसा करना, रिश्तों पर विश्वास करना, जिंदगी के असली मायने समझना। रति ने उसे संघर्ष करना सिखाया और माँ बनने के बाद उसने खुद को भुलाकर मिष्टी के लिए जीना सीख लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस शहर में दोबारा लौटेगी। कार का शीशा धीरे से नीचे करते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इस शहर की खुशबू, ये एहसास, सब कुछ अपना सा लगा। वो रास्तों को देखती रही और कब मंजिल आ गई उसे पता ही नहीं चला। मिष्टी उसकी गोद में ही सो चुकी थी। दूसरी कार से अनुष्का, संजना जी और अमितेश जी उतरे। समीर भी अपने माता पिता के साथ बाहर आया। आज रात उन्हें जयपुर में ही रुकना था। कल राठौर परिवार के साथ उदयपुर के लिए एक नए सफर पर निकलना था। लीला पैलेस में तीनों कपल हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंधने वाले थे। मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था। अधीरा की तो बात ही अलग थी। अभिमन्यु का भी अपना रुतबा था। अनुष्का एक सफल बिजनेसवुमन थी। आयशा की भी अपनी पहचान थी और जतिन को भारत सरकार उसके साहस और बहादुरी के लिए सम्मानित कर चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। सभी ने डिनर किया और अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। वहीं अधीरा बालकनी में खड़ी खुद में सिमटी हुई आसमान में खिले चांद को निहार रही थी। अचानक उसका फोन बज उठा। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर हल्की लाली उतर आई। पलकों ने अपने आप झुक जाना जैसे सीख लिया हो, मानो अभिमन्यु सामने खड़ा हो और अपनी सर्द निगाहों से उसे देख रहा हो। दोनों फोन पर बहुत कम बात करते थे, ज्यादातर बस एक दूसरे की धड़कनों और सांसों को महसूस करते थे। अभिमन्यु की तड़प अधीरा हर बार उतनी ही शिद्दत से महसूस करती थी। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। अभिमन्यु की धीमी आवाज आई, पहुंच गए सब? अधीरा ने कहा। अभिमन्यु ने पूछा, खाना खा लिया? अधीरा ने कहा, हाँ, और आपने? अभिमन्यु ने कहा, मैंने भी। कुछ पल खामोशी रही। फिर अभिमन्यु ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अधीरा, बहुत मिस कर रहा हूँ, आ जाओ मिलने। उसकी आवाज में अजीब सा नशा था, मिलने की बेचैनी, छुपी हुई तड़प। उसकी बातें सुनकर अधीरा की धड़कनें तेज हो गईं। वो हमेशा ऐसे ही उसकी सांसें उलझा देता था। प्यार वो भी करती थी और वो भी मिलन के उसी दिन का इंतजार कर रही थी। जवाब नहीं दोगी? वो गहरी सांस लेते हुए बोला। बोलो ना। अभिमन्यु अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। इतना पास होकर भी वो उससे दूर था। अधीरा ने धीमे से कहा, राठौर साहब,
इतनी बेचैनी अच्छी नहीं होती। बस कुछ पल, फिर तो मुझे आपके पास ही लौटाना है, अभिमन्यु ने धीमे से कहा। बहुत सब्र रख लिया है। अधीरा की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई और वो धीमे धीमे गुनगुनाने लगी। अभिमन्यु गा तो नहीं सकता था, तो उसने धीरे से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। अधीरा की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कहा, गुड नाइट मिस्टर स्ट्रेंजर, कल मिलते हैं। उसने हल्की शिकायत में कहा, मिलती ही कहाँ हो अभी? अधीरा की आवाज में बेचैनी थी। अभिमन्यु ने कहा, क्या गलत कहा मैंने? अधीरा ने कहा, इतने दिन सब्र रखा है तो बस 2 दिन और। अभिमन्यु ने कहा, यही सोचकर तो अब तक खुद को संभाले हुए हूँ। अगले दिन अभिमन्यु कार की बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। उदयपुर के लिए निकलने का वक्त हो चुका था। धीरे धीरे मलिक और चौहान परिवार भी होटल से बाहर आने लगे। राठौर और खुराना परिवार पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। सब आपस में बातचीत में व्यस्त हो गए, लेकिन अभिमन्यु की निगाहें तो बस किसी एक को तलाश रही थी। तभी अधीरा आई, मिष्टी का हाथ थामे धीरे धीरे होटल से बाहर आती हुई, हवा से उड़ती लटों को बार बार कान के पीछे करती उसकी अदा, और बस अभिमन्यु एक बार फिर अपना दिल हार बैठा। लेमन कलर की लॉन्ग ड्रेस में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मिष्टी ने भी उसी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। अधीरा हमेशा कोशिश करती, जब भी वो मिष्टी के साथ बाहर जाए, दोनों के आउटफिट एक जैसे हों। जतिन भी दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उनके बीच का प्यार, वो अपनापन, उसकी आंखें नम हो गईं। बिना जन्म दिए भी अधीरा मिष्टी की सगी मां बन चुकी थी। आयशा ने जब जतिन को इस तरह देखा तो चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। जतिन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें पोंछ ली। वो खुश था क्योंकि उसकी मिष्टी अपनी मां के साथ खुश थी। मलिक परिवार और समीर के माता पिता प्रज्ञा और हेमंत चौहान के अलावा अब 2 और परिवार भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन चुके थे। उदयपुर झीलों का शहर आज इसी शहर के लीला पैलेस में 3 जोड़ियां हमेशा के लिए एक दूसरे की होने जा रही थीं। पूरा पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोना, हर रोशनी बस देखने लायक। बाहर से आए मेहमानों के लिए पास के 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे कार्यक्रमों में सिर्फ खास मेहमान ही शामिल थे, जिनमें सिंघानिया परिवार भी था। वैसे तो अब वो अधीरा का दूसरा मायका बन चुका था। उसे खुद भी याद नहीं कि कब रणविजय जी पापा और रुक्मिणी जी माँ बन गए। शायद दिल के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आयशा और अनुष्का हर रस्म में दिल खोल कर नाची और अधीरा ने अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया। वहीं अभिमन्यु की गुस्ताख निगाहें उस पर कहर बरपा रही थी। जब भी वो उसे देखता, अधीरा खुद में सिमट जाती, मानो उसकी नजरें उसे छू रही हों। सबके कहने पर दोनों ने कपल डांस भी किया और उस डांस में उनकी आंखों में छुपा बेपनाह इश्क साफ दिखाई दे रहा था। हमेशा की तरह अधीरा ने एक बार फिर अभिमन्यु का दिल चुरा लिया। उसका हर अंदाज अलग था, हर अदा अनोखी, और शायद इसी पर वो मर मिटा था। आयशा को जतिन का साथ क्या मिला, जैसे उसे उसका पूरा आसमान मिल गया हो। वो बेहद खुश थी। आनंद जी और उर्मिला जी तो अपने बच्चों की बलैया लेते नहीं थक रहे थे। कितने सालों बाद उनके घर में खुशियां लौटी थीं। संजना जी और अमितेश जी भी अपने बच्चों के लिए बेहद खुश थे। लेकिन इन सबके बीच हमारी मिष्टी के सवालों की बारिश जारी थी। ये क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे होता है? ये रस्म क्या होती है? उफ, सवाल ही सवाल। अब आयशा उसकी बड़ी माँ बन चुकी थी और जतिन उसके बड़े पापा। आज वो शादी का दिन आ ही गया था। जयपुर से शैलजा, नमृत का परिवार और कुछ खास लोग ही आमंत्रित थे। अभिमन्यु ने अपने पूरे स्टाफ को भी इस खुशी में शामिल किया था। बाहर मीडिया के लिए अलग व्यवस्था थी, जहाँ से वो दूर खड़े हर आने जाने वाले को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। हर तरफ रोशनी, हर तरफ खुशियां और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। सब कुछ बेहद खूबसूरत और बिल्कुल अद्वितीय लग रहा था। अभिमन्यु, जतिन और समीर तीनों दूल्हे बने धड़कते दिलों के साथ अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। तीनों किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। शाही माहौल था और उनकी शेरवानियां भी वैसी ही भव्य। कुछ ही पलों में उनका इंतजार खत्म हुआ। लाल जोड़े में सजी उनकी दुल्हनें धीरे धीरे नपे तुले कदमों से उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों ने एक जैसे लाल जोड़े पहने थे और उनकी खूबसूरती हर किसी का मन मोह रही थी। मंत्रोच्चारण के बीच तीनों ने अपनी अपनी जीवन संगिनियों के गले में वरमाला डाल दी। संजना जी और अमितेश जी ने किया, जबकि अधीरा का कन्यादान रणविजय जी और रुक्मिणी जी ने। कन्यादान के उस पवित्र क्षण में हर आंख नम थी। अधीरा की आंखें तो रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आज उसे एक नहीं, 2-2 माओं का प्यार मिल रहा था। अधीरा की जिंदगी में खुशियां इस तरह उमड़ी थीं कि उन्हें समेटने के लिए उसका दामन भी छोटा पड़ रहा था। अयान और आराधना भी अधीरा के लिए खुश थे, लेकिन दिल में एक हल्की सी कसक बाकी थी। काश उन्होंने आदित्य की आंखों में अधीरा के लिए जो बेपनाह प्यार देखा था, उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। वो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सबके बीच मौजूद था। रात गहराती जा रही थी और हर रस्म के साथ अधीरा अभिमन्यु की होती जा रही थी। आयशा के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। जतिन भी खुश था। वो समझ चुका था कि रति और उसका साथ बस कुछ वक्त के लिए ही था। समीर, जिसने अनुष्का की हाँ के लिए लंबा इंतजार किया था, आज उसका भी इंतजार खत्म हो चुका था। और फिर वो पल आया। अभिमन्यु ने एक बार फिर अधीरा की मांग में सिंदूर भरा। अधीरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उस पल वो पूरी विधि विधान के साथ हमेशा के लिए अभिमन्यु की हो गई। अब विदाई की बेला भी आ चुकी थी। अनुष्का की आंखें नम थीं, लेकिन वो खुश थीं। कम से कम वो मुंबई में ही रहेगी। समीर का परिवार भी वहीं था। आयशा भी जयपुर में ही रहने वाली थी, लेकिन अधीरा उसे मुंबई छोड़कर जयपुर जाना था। इतने सालों बाद उसे अपनी माँ संजना जी का प्यार मिला था
और अब फिर से उनसे दूर होना पड़ रहा था। वो खुश भी थी क्योंकि कम से कम उसे अपनों का प्यार तो मिला, वरना उसने तो मान ही लिया था कि शायद इस जन्म में उसे माँ बाप का प्यार नसीब ही नहीं होगा। उसका रो रो कर बुरा हाल था। संजना जी खुद भी छुप छुप कर रो रही थीं ताकि अधीरा उन्हें देख न ले। लेकिन जब अधीरा की सिसकियां बढ़ने लगी तो आखिरकार वही आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और प्यार से समझाया। तब जाकर अधीरा थोड़ी शांत हुई। विदाई का वो पल हमेशा अजीब होता है। जहां एक पिता अपनी बेटी का घर बसते देख खुश होता है, वहीं उसे विदा करते वक्त उसका दिल भी कांप उठता है। अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर करना आसान नहीं होता। उनके आंगन की चिड़िया अब किसी और के घर उड़ चली थी। धनराज और स्वर्णिमा सिंह भी वहां मौजूद थे। दोनों अब साथ तो नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें इतना आगे ले जाती है कि पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद अधीरा और अभिमन्यु की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। विदाई हो चुकी थी। एक नई पहचान के साथ अधीरा ने फिर से जयपुर शहर में कदम रखा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका हमसफर था, जिसने हर मोड़ पर, हर कदम पर उसका साथ निभाया था। मलिक परिवार अनुष्का और समीर के साथ मुंबई लौट आया। 4-5 कारें एक साथ सोसाइटी के अंदर दाखिल हुईं। वहां पहले से ही मीडिया और लोगों की भीड़ जमा थी, और इस भीड़ की वजह थी अधीरा। उसके बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे, इसलिए उन्हें किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्याम ने पहले ही गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर रखी थीं। उर्मिला जी ने उसे हर बात समझा दी थी। दोनों बहुओं ने एक साथ राठौर मेंशन में कदम रखा। अधीरा के जाने के बाद राठौर निवास जैसे सूना पड़ गया था, लेकिन आज वही घर फिर से हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। इसी खुशनुमा माहौल के बीच उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से छोटी मोटी रस्में भी पूरी करवा ली। आज उनके मिलन की रात थी। उर्मिला जी ने मिष्ठी को अपने पास सुला लिया था, क्योंकि वो अधीरा के पास जाने की जिद कर रही थी। फूलों से सजी सेज पर आयशा जतिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि जतिन इतनी जल्दी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था कि आज वो दोनों साथ थे। वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जतिन कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन आयशा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा घबराहट झलक रही थी। कमरे की साज सज्जा ने उसे और भी असहज कर दिया। उसने हिचकते हुए पूछा, तुम सोई नहीं? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपका इंतजार कर रही थी। वो धीमे से बोला, हाँ, वो दोस्तों के साथ थोड़ा बातों में उलझ गया था, सॉरी। आयशा ने कहा, सॉरी किस लिए? जतिन ने कहा, आपको इंतजार करवाने के लिए। आयशा खिलखिला उठी। शायद आज पहली बार जतिन ने उसे इतने करीब से देखा था। उसकी नजरें उसके चेहरे पर ठहर सी गईं। वो पहले भी हंसती बोलती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद रिश्ता बदलने के साथ एहसास भी बदल गए थे। जतिन ने झिझकते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं सोफे पर। आयशा तुरंत उठी और उसके हाथ पकड़ लिए। जतिन हैरान होकर उसे देखने लगा। तभी आयशा को अपनी हरकत का एहसास हुआ और उसने झट से हाथ छोड़ दिए। मतलब आप यहाँ बेड पर भी सो सकते हैं? जतिन झिझकते हुए बोला। लेकिन आयशा ने धीरे से पूछा, क्या हम दोस्त भी नहीं हैं? जतिन ने कहा, लेकिन अब रिश्ता बदल चुका है। आयशा ने कहा, तो क्या रिश्ते बदल जाने से दोस्ती भी खत्म हो जाती है? जतिन ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आयशा ने कहा, कम से कम हम एक दूसरे को समझ तो सकते हैं। मैं जानती हूँ आपको वक्त चाहिए, अतीत को भूलना आसान नहीं होता। हो सकता है आपके दिल में मेरे लिए कोई एहसास ना हो, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्यार ही काफी है। वो एक पल को रुकी, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से नहीं, शुरू से। जब पहली बार आपको देखा था तभी से। इस दिल को आपके अलावा कोई और कभी भाया ही नहीं। इतना कहकर वो चुप हो गई। आज उसने अपनी सारी झिझक, सारी शर्म एक तरफ रखकर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। जतिन बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, बेचैनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई उसे भी इस कदर बेइंतहा प्यार करता है। जतिन अब भी चुप था। आयशा ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से मुड़कर जाने लगी। तभी अचानक जतिन ने उसकी कलाई थाम ली। वो ठिठक गई। हैरानी से कभी अपने हाथ को देखती तो कभी जतिन को। तुमने ही कहा था ना कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है, तो फिर कहाँ जा रही हो? जतिन ने धीमे लेकिन ठहराव भरे स्वर में कहा। वो मैं कपड़े। आयशा शब्द ढूंढ ही नहीं पा रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, आराम से चेंज कर लो। कुछ देर बाद आयशा सलवार कमीज पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। तब तक जतिन भी कपड़े बदल चुका था और बेड के एक तरफ लेट गया था। आयशा धीरे धीरे उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसके करीब लेट गई, फिर हिचकिचाते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। इस छोटी सी हरकत से ही जतिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रति के अलावा वो कभी किसी के इतना करीब नहीं आया था, और आज ये नजदीकी उसे अंदर तक हिला रही थी। उसकी धड़कनों की आवाज आयशा साफ सुन पा रही थी। हालांकि उसकी अपनी धड़कन भी कम नहीं थी, लेकिन किसी एक को तो पहला कदम बढ़ाना ही था। आज वो बेहद खुश थी, क्योंकि उसका प्यार उसके पास था। शायद इसी सुकून भरे एहसास के साथ वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। जतिन ने एक नजर उसे देखा, फिर धीरे से अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर बना लिया और आंखें बंद कर लीं। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक नए रिश्ते की शुरुआत की हल्की सी आहट साफ महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ अधीरा पूरे कमरे को निहार रही थी। इस कमरे में वो पहले भी कई बार आ चुकी थी, इसी जगह
कभी अभिमन्यु ने अपने प्यार का इजहार किया था, कैसे उसने उसके छुपे हुए जज्बातों को बिना कहे ही पढ़ लिया था। लेकिन उस वक्त दोनों के बीच कोई अधिकार नहीं था। उर्मिला जी की सख्त निगाहें हर पल उन पर टिकी रहती थीं और अधीरा, वो कितनी ही बार उसके प्यार को ठुकरा चुकी थी, लेकिन शायद अभिमन्यु को इससे कभी फर्क नहीं पड़ा। और आज वही अधीरा पूरे हक के साथ उसके कमरे में खड़ी थी। सामने दीवार पर अभिमन्यु की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था और उसकी वही कातिल मुस्कान देखकर अधीरा का दिल अनायास ही तेज धड़कने लगा। उसका हाथ खुद ब खुद तस्वीर को छूने के लिए उठ गया। वो उसके प्यार के आगे नतमस्तक थी। जिस तरह उसने उसे चाहा था, शायद ही कोई किसी को इतना चाहता होगा। अचानक उसके जहन में वो पल कौंध गया जब मलिक मेंशन में अभिमन्यु आया था और एक नौकरानी उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसने कहा, दी, ये वही साहब हैं? कौन साहब? अधीरा ने हैरानी से पूछा था। उस नौकरानी ने कहा, जब आप बेहोश थी तभी तो आपको यही लेकर आए थे। उस वक्त अभिमन्यु ने खुद को एक अजनबी बताया था। याद आते ही अधीरा का दिल धक से रह गया। आज वो उसी की तस्वीर के सामने खड़ी थी, बेखौफ, बेझिझक, उसे निहारती हुई। शायद अगर वो सामने होता तो उसकी सर्द गहरी निगाहों का सामना करना उसके बस में नहीं होता। धीरे से आगे बढ़कर उसने तस्वीर को हल्के से चूम लिया। उसके होठों से अनायास ही सुर फूट पड़े। समय जैसे ठहर सा गया था। खामोश कमरे में अब सिर्फ उसकी धड़कनों का शोर था और आज वो धड़कनें भी उसके काबू में नहीं थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ। हल्की सी डिम लाइट जल रही थी और गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर अधलेटी अधीरा हल्के से चौंक कर उठ बैठी। वो उसका इंतजार करते करते सो गई थी। अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। जैसे ही अधीरा ने अपनी पलकें उठाई, अभिमन्यु के होठों से अनायास निकला, बेहद खूबसूरत। वो उसकी आंखों में खो गया, फिर उसके सुर्ख होठों पर नजर ठहर गई। उसने धीमे से कहा, खूबसूरत ख्वाहिश हो तुम। उस पल अधीरा इतनी हसीन लग रही थी कि खूबसूरत शब्द भी छोटा पड़ रहा था। उसकी नजरों की गर्माहट महसूस करते ही अधीरा की पलकें झुक गईं और चेहरे पर एक लजीली मुस्कान खिल उठी। कमरा खामोश था, लेकिन अधीरा और अभिमन्यु दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थीं। पता है, अभिमन्यु ने धीरे से कहा, जब तुम्हारे इन सुर्ख होठों पर यह मुस्कान आती है ना, तो मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। और जब इस मुस्कान की वजह मैं होता हूँ, तब तो बात ही कुछ और होती है। उसने धीरे से उसके हाथों को अपने होठों से छू लिया। अधीरा सिहर उठी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। लाल साड़ी में लिपटी वो उसके सामने थी और आज वो उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। अधीरा, उसने गहरी सांस लेते हुए उसका नाम लिया। आज उसकी मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश, उसका सब कुछ उसके इतने करीब था। दिल का बेकाबू होना लाजमी था। उसकी मद भरी आवाज सुनकर अधीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। दिल में एक मीठी सी गुदगुदी दौड़ गई। अभिमन्यु ने उसकी खुली कमर को थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। अब वो उसकी बाहों में थी। एक पल को अधीरा जैसे ठहर गई। दोनों की धड़कनें एक ही लय में चलने लगीं। अभिमन्यु ने धीरे से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अधीरा हल्के से कांप उठी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। कमरे में हल्की हल्की संगीत की धुन तैर रही थी और दो दिल पहली बार सच में एक हो रहे थे। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मन का मिलन तो कब का हो चुका था, आज वो तन से भी एक हो गए थे। बिखरे हुए फूल, बुझ चुकी कैंडल्स और चादर पर पड़ी हल्की सलवटें उनके खूबसूरत मिलन की कहानी कह रही थीं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। जतिन और आयशा का रिश्ता भी अब धीरे धीरे गहराने लगा था। अधीरा काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई आती जाती रहती थी, लेकिन जब भी जाती सिंघानिया मेंशन जरूर जाती। करीब 2 साल बाद अधीरा आयशा को संभालते हुए बोली, भाभी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आराम से। आयशा दर्द से करा उठी। अधीरा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिष्टी घबरा कर रोने लगी। मम्मा, बड़ी माँ को क्या हुआ है? अधीरा ने उसे प्यार से चुप कराया। कुछ नहीं बेटा, छोटा बेबी बाहर आना चाहता है ना, इसलिए। मिष्टी मासूमियत से बोली, मम्मा बेबी को बोलो ना थोड़ा वेट करे, बड़ी माँ को परेशान ना करे। उधर जतिन आयशा को दर्द में तड़पते देख बेचैन हो उठा। अचानक उसे रति याद आ गई, कैसे उसने अकेले ही मिष्टी को जन्म दिया होगा। उस वक्त उसके पास कोई भी नहीं था। उर्मिला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं होगा बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। तभी रेहान और राज भी अभिमन्यु के साथ वहां पहुंच गए। आयशा लेबर रूम में थी। उसकी दर्द भरी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। और फिर अचानक सब शांत हो गया। हिमानी और उर्मिला जी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक नर्स बाहर आई। उसकी गोद में गुलाबी तौलिए में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा था। उसने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। मिष्टी खुशी से चहक उठी, मेरी बहन। जतिन ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया। वो बिल्कुल मिष्टी जैसी थी, वैसी ही नीली आंखें। अधीरा ने भी उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। मिष्टी मचल गई, मम्मा मुझे दो ना। अधीरा ने प्यार से समझाया, नहीं बेबी, अभी नहीं, अभी आपकी छोटी बहन को अपनी मम्मा के पास रहना है। उसी वक्त अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही अभिमन्यु ने पीछे से उसे थाम लिया। अधीरा का दिल घबरा उठा। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ओह मेरा बच्चा, सॉरी। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अपना ध्यान रखा करो। हाँ, अधीरा माँ बनने वाली थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। 1 महीने बाद
आज राठौर निवास में जश्न का माहौल था। उनके दोनों बेटों और बहुओं की शादी की सालगिरह थी। मुंबई से मलिक परिवार, अनुष्का, समीर, धनराज और पूरा सिंघानिया परिवार भी आया हुआ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। अधीरा के चेहरे पर एक अलग ही निखार था, शायद उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो रुक्मिणी जी से बात कर रही थी। माँ, आपको पता है ये रात में मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन जैसे ही मैं गुनगुनाती हूँ शांत हो जाता है। पास से गुजरते हुए अभिमन्यु मुस्कुराया। हाँ आंटी, लगता है अपनी माँ की तरह सिंगर ही बनेगा। अरे कुछ भी, अधीरा ने हल्की नाराजगी में कहा। शायद उसे अपनी माँ की आवाज पसंद है, और वैसे भी अभी कैसे कह सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस पता नहीं क्यों लगता है बेटा ही होगा। रुक्मिणी जी दोनों की नोक झोंक देखकर मन ही मन खुश हो उठी। बिल्कुल, माँ का असर तो बच्चे पर होगा ही। वैसे मिष्टी कहाँ है? अधीरा ने कहा। वो दोस्तों के साथ है, 1 मिनट बुलाकर लाती हूँ। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंची तो देखा मिष्टी के हाथ में मोबाइल था और वो अपने दोस्तों को अधीरा का ही कोई पुराना वीडियो दिखा रही थी। देखो, ये मेरी मम्मा है, कितनी सुंदर है ना? मिष्टी अपने दोस्तों को मोबाइल में वीडियो दिखाते हुए बोली। दूसरे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, हाँ, लेकिन ये अंकल कौन है? गाने की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। अधीरा के कानों में वो सुर जैसे गूंजने लगे। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया, सांसें तेज हो गईं। संजना और रुक्मिणी जी की नजर उस पर पड़ी। वो घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। अधीरा के कदम लड़खड़ाए, वो गिरती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे संभाल लिया। बेहोश होते होते उसके होठों से बस एक नाम निकला, आदित्य। वो सोफे पर लेटी थी। अभिमन्यु ने धीरे से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अधीरा की इस हालत को देखकर अभिमन्यु अंदर ही अंदर टूट रहा था। अधीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने आसपास इतने लोगों को देखकर वो असहज हो उठी। वो हड़बड़ाकर बोली, वो पता नहीं कैसे। उर्मिला जी ने चिंतित होकर पूछा, अचानक क्या हो गया था तुम्हें? माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो दर्द से चीख पड़ी, माँ! संजना घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? अधीरा ने कहा, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। 9वां महीना चल रहा था, यानी लेबर पेन शुरू हो चुका था। अभिमन्यु ने बिना एक पल गवाए कार निकाली। कुछ ही पलों में पूरा घर खाली हो गया। सभी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गए। अधीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। डॉक्टर्स की टीम तुरंत पहुंच गई। उसे फौरन लेबर रूम में ले जाया गया। एक पल को लगा शायद ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन अधीरा ने हिम्मत नहीं हारी। करीब आधे घंटे बाद, बधाई हो, बेटा हुआ है। सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नवजात को अभिमन्यु की बाहों में थमा दिया। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चा बिल्कुल नन्हा, मासूम। उसकी आंखें अधीरा जैसी बड़ी और खूबसूरत थीं, और वो टकटकी लगाए अभिमन्यु को देख रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मम्मा के पास चले? लेकिन अधीरा अभी गहरी नींद में थी। नर्स बच्चे को वापस ले गई। कुछ देर बाद अधीरा की आंखें खुली। अभिमन्यु बच्चे को गोद में लेकर उसके पास आया। अधीरा ने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं और बच्चा उसने सीने से लगा लिया। मिष्टी उत्सुकता से बोली, पापा, इसका नाम क्या रखेंगे? अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदि, तुम्हारा छोटा भाई आदित्य राठौर। दरवाजे पर खड़ी रुक्मिणी जी ने जैसे ही ये नाम सुना, उनकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप मुड़ गईं, आंसू रोक नहीं पाईं। अधीरा की आंखों में हैरानी थी। उसने बिना कहे उसकी दिल की बात कैसे समझ ली? हाँ, वो यही नाम रखना चाहती थी। समय बीतता गया। आदित्य सबका चहेता बन गया। 5 साल का होते होते वो पूरे घर की जान बन चुका था। अधीरा की दुनिया उसी में बसती थी, और अभिमन्यु के दिल की धड़कन भी वही था। दादा दादी और पापा बड़ी माँ का वो लाडला था। दोनों बहनें उसकी परछाई थीं। नाना नानी उसकी शरारतों पर मुस्कुरा उठते। और हाँ, अनुष्का ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था, देवांश और रियांश, दोनों बिल्कुल एक जैसे। आज आदित्य के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। पूरा राठौर परिवार वहां मौजूद था। एक एक कर बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी टीचर की आवाज गूंजी, अब बारी है आदित्य राठौर की। आदित्य स्टेज पर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी आंखें जाकर अधीरा पर ठहर गईं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ माइक थामा, एक फ्लाइंग किस देते हुए बोला, हे चंद्रमुखी, सॉरी मॉम, ये गाना आपके लिए। अजय देखने लगी और फिर आदित्य ने गाना शुरू किया। अधीरा का चेहरा एक पल में बदल गया। ये वही गाना था जिसे सुनते ही उसे पैनिक अटैक आने लगता था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। उसका शरीर पसीने से भीग गया, सांसें फिर से तेज होने लगी। मिष्टी और जानवी खुशी से उछल रही थीं। उन्हें क्या पता था ये गाना अधीरा के लिए क्या मायने रखता है। स्टेज से उतरते ही आदित्य खुशी से बोला, मम्मा देखो, मैंने पूरा गा लिया। उसकी बात सुनते ही अधीरा का दिल जैसे थम सा गया। हाँ, कभी उसके दोस्त आदित्य ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में यही गाना गाने को कहा था। शायद इसी वजह से आज भी ये धुन उसके दिल को चीर जाती थी। लेकिन जैसे ही मिष्टी ने आदित्य की तरह हाथ हिलाया, अधीरा को पूरा माजरा समझ में आ गया। आदित्य ने मासूमियत से कहा, मैम, मैं अपनी मॉम को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँ। अधीरा, जो अब तक खोई हुई थी, उसकी बातों का मतलब समझते ही धीरे धीरे उसके पास आ गई। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। आखिर भारत की मशहूर गायिका उनके बीच थी। ये अपने आप में एक खास पल था। आदित्य ने गाना शुरू किया। अधीरा ने मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। फिर दोनों एक साथ गाने लगे।
नीचे खड़े अभिमन्यु की आंखें नम हो गईं। राठौर परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गाना खत्म होते ही आदित्य दौड़कर अधीरा के गले लग गया और फूट फूट कर रो पड़ा। अधीरा घबरा गई। उसने कहा, आदि क्या हुआ? आदित्य सिसकते हुए बोला, मॉम, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, आई लव यू। अधीरा की हालत पहले से ही नाजुक थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहेगी। उसने धीरे से उसकी नन्ही उंगलियां थाम ली और उसे लेकर स्टेज से नीचे आ गई। नीचे आते ही अभिमन्यु ने प्यार से आदित्य को गोद में उठा लिया। तभी मिष्टी रूठते हुए बोली, पापा, और जानवी तुरंत बोल उठी, छोटे पापा। उन दोनों की बात सुनकर पूरा राठौर परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहीं थोड़ी दूर खड़ी अधीरा नम आंखों से अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते देख रही थी, जैसे उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लेना चाहती हो। आखिरकार उसका परिवार पूरा हो चुका था। सारी चुनौतियों से लड़कर वो अपने सुकून और सपनों की दुनिया जी रही थी। अधीरा, अभिमन्यु और उसके 2 प्यारे बच्चे। अधीरा की दुनिया पूरी हो चुकी थी, जिसमें वो बहुत खुश थी। अधीरा के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।